बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर वाफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज की जो सुबह है वो गर्म तरीन सुबह है और गर्मी क्योंकि स्टार्ट हो चुकी है। जैसे हम बात कर रहे थे कि मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया और आज वीकेंड भी है, तो वीकेंड के साथ साथ जो है आप घर में रेस्ट भी कर रहे होते हैं, तो साथ साथ अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि आपकी स्किन भी अच्छी रहे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। डिहाइड्रेशन से बचना है और इसके साथ साथ फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो आपको लाजमी करते रहना चाहिए, जो आके आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। और जिसके साथ साथ अगर हम बात करें, अभी बहुत सारा इंतज़ार था जैसे कल लोगों को बजट के हवाले से कि क्या नया बजट आने वाला है, तो जो नया बजट आया उससे देखकर काफ़ी खुशी महसूस नहीं हुई कि हम लोगों के लिए क्या ऐसा रिलीफ मिला है जिससे हम लोग खुश हो सकेंगे। हाँ जी, हाँ, सरकारी मुलाजमीन के हवाले से हम देखें तो उनके ऊपर काफ़ी नवाजिशें हो गई हैं। 35% उनकी सैलरीज़ में इजाफा कर दिया गया है और बाकी अगर हम टैक्सेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस की भरमार कर दी गई है। अभी कल ही मैं देख रही थी कि जिस तरह अगर आपके क्रेडिट कार्ड्स के हवाले से, आपके दूसरे पैसों के निकलवाने के हवाले से भी बात हो रही थी, तो वहाँ पर भी टैक्स आयद कर दिए गए हैं कि अब आप 50,000 से ज़ायद अगर रकम जो है निकलवाएंगे तो उस पर भी आप टैक्स जो है वो अदा करेंगे। फिर अगर हम आ जाते हैं कॉस्मेटिक्स के हवाले से, तो आपको पता है ख़वातीन का तो ये एक फेवरेट है कॉस्मेटिक के हवाले से। वो पहले ही ऑलरेडी एक्सपेंसिव था लेकिन अब मज़ीद उसमें इजाफा कर दिया गया है और ये भी एक कोई ख़ास खुशखबरी नहीं है ख़वातीन के लिए भी। तो उस हवाले से देखा जाए तो ओवरऑल अगर हम ताजिर बरादरी को भी देखें तो वो भी कहीं खुश नज़र नहीं आए और ओवरऑल आवाम भी जो है वो ये वेट कर रही थी कि कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा, कोई ना कोई हमें इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आएंगी। बस दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। इस बजट पे लाजमी हम अपने शो में भी बात करेंगे। आज उसी से रिलेटेड हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं तो उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मुख्तार हुसैन फ़हीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिप्टी डायरेक्टर FBI मुल्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रूही के रिपोर्टर ऑन अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम जिस तरह मैंने बात की बजट के हवाले से कि बजट आया है तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे सर से भी कि आप क्या कहना चाहेंगे ये जो बजट पेश किया गया है और टैक्स की भरमार कर दी गई है, इससे क्या बेहतरी आएगी? जी बिल्कुल, थैंक यू। रोही ने जो ना इनवाइट किया बजट पे कुछ बातें करने को। देखें, बजट हमेशा अवामी होना चाहिए और गरीब और अमीर सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। और अगर अमीर पे टैक्स लगाना ही है तो ज़ाहिर है उनके एसेट्स के हिसाब से टैक्स लगाना होता है। तो मेरा ख्याल है कोई ख़ास, मैं चूँकि गैर सियासी हूँ, ख़ुद मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो मैं इसके ऊपर मैं और तो कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं अपनी बात करूँगा कि मुलाजमीन की तनख्वाहें अगर उन्होंने 30 से 35% बढ़ाई हैं तो अगर आप महंगाई की रेशियो देखें तो महंगाई की रेशियो तो बहुत आगे चली गई है, एक साल के दौरान बहुत ज़्यादा आगे चली गई है। तो 30-35% का मतलब ये है कि न होने के बराबर ये तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। इसी तरह गरीब आवाम के लिए जो रिलीफ होता है वो यही होता है कि खाने को चीज़ें होती हैं और पहनने को कपड़े होते हैं। और कपड़ा और खाने की चीज़ें, ये तमाम चीज़ें पहले ही कुछ प्री बजट में महंगी हो जाती हैं, कुछ जो है ना बजट के बाद ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कोई प्रॉपर जो रिलीफ देने वाली चीज़ें हैं वो अभी तक मेरा ख्याल है सामने तो नहीं आई कोई इस तरह। हाँ, टैक्सेशन के हवाले से गवर्नमेंट ने जो काफ़ी रिलीफ दी हैं वो फिर हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है हम अपने मुलाजमीन के हवाले से या अगर हम गरीब आवाम के हवाले से देखें तो मुझे तो कोई खातिर खा इसमें कोई नज़र नहीं आया इसमें। अच्छा, आपको खुशी नहीं हुई आपकी मतलब सरकारी मुलाजमीन की देखिए नहीं, महंगाई सैलरी में इजाफा हुआ है, आपको खुशी नहीं है? क्योंकि हम तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा कर दफ्तर नहीं आ सकते, इतनी महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, सब कुछ महंगी है चीज़। तो अगर हम गाड़ी पे पेट्रोल डलवा के दफ्तर ही नहीं आ सकते, हम डरते हैं कि कहीं जो ना बजट हमारा डिस्टर्ब ना हो जाए। तो अगर तनख्वाहें भी उसी हिसाब से बढ़ा दी जाती
और रिलीफ उसी हिसाब से दिया जाता तो मेरा ख्याल है ये तो अभी बजट सरकारी है, अगर हम अपने प्राइवेट की बात करें कैसे, और हम लोग तो फिर हम तो बहुत ही खुश हैं। ऐसे ही है। और नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कम से कम जो उजरत गवर्नमेंट ने मुख्तस की है वो तकरीबन 30 से 32 हज़ार है, और अक्सर प्राइवेट इदारों में ये भी नहीं दी जा रही। तो उसके हवाले से मजीद अगर बजट के हवाले से बात करें तो जिस तरह से सर ने बताया कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तकरीबन जो स्केल 1 से 16 तक हैं उनकी तनख्वाहों में 35% तक इजाफा हुआ, और 16 से 22 तक की उसमें 30% तक इजाफा हुआ। तो इसमें फिर ये हो जाता है कि जो मुलाजमीन है ग्रेड 4 के नीचे तक के, उनके जो इंक्रीमेंट्स के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं मोस्टली उन्हें यही शिकवे शिकायत रहते हैं गवर्नमेंट से कि जो ग्रेड 4 तक के मुलाजमीन होते हैं उनके जो इंक्रीमेंट्स होते हैं, अगर उनका हाउस लोन भी आप देख लें या उनका पेट्रोल का भी देख लें, वो 2008 के बराबर ही अक्सर मुलाजमीन को मिल रहा होता है। और उस वक्त की आप महंगाई को देखें और अब की महंगाई को देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो इंक्रीमेंट्स हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह से टैक्स में आप सिर्फ जो बेसिक सैलरी होती है अगर आप उसमें इजाफा कर रहे हैं तो बाकी जो दीगर वो जो सहूलियात हैं उनमें भी इजाफा किया जाए, ताकि जो उनका पे स्केल है वो थोड़ा सही मुनासिब हो जाए आजकल की महंगाई के हवाले से। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें तो आवाम का क्या रद्द अमल देखते हैं ऑन, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने तो अभी तक नहीं देखा कि कोई भी एक ऐसा शख्स हो जो उससे बहुत ज़्यादा खुश हुआ हो इस बजट को सुन के। नहीं, कल हम मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद थे, वहाँ पर जो बजट है वो सुना गया, तमाम सनतकार और ताजिर वहाँ मौजूद थे। तो क्योंकि ये मुश्किल हालात चल रहे हैं इकॉनमी के हवाले से हमारे मुल्क के, तो उनका यही कहना था कि इस मुश्किल हालात में हम इससे ज़्यादा टफ बजट एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट से, शायद इससे ज़्यादा टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती। लेकिन अभी जो टैक्सेस लगाए हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ सनतकार मौजूद थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो बजट है काफ़ी हद तक ना उनको तो काफ़ी हद तक रिलीफ काफ़ी हद तक बिल्कुल उनके ऊपर कोई इंडस्ट्रीज के ऊपर जिस तरह का टैक्स वगैरह नहीं लगाया। वो उनका बिल्कुल यही कहना था कि कुछ हद तक हमें जो सहूलियात दी गई हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें उसमें बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है, आईटी सेक्टर है उससे काफ़ी रिलीफ दिया गया है। आईटी सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं उनमें तकरीबन एक रेशो तक वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी, मतलब जो चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, हार्ड ड्राइव वगैरह जो चीज़ें भी हैं, तो उन पर भी काफ़ी हद तक टैक्स की छूट दी गई है। तो इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए काफ़ी ये वो इसे दोस्त बजट भी करार दे रहे थे। लेकिन जो मसला आता है वो ये आता है जब, क्योंकि ये इलेक्शनों का साल है, इस साल इलेक्शन भी होने, तो जो अगर थोड़ा थोड़ा उन्हें रिलीफ नजर अगर आ भी रहा है, तो जब गवर्नमेंट ये कहती है कि सालाना बजट में आपको कुछ ना कुछ हद तक रिलीफ दिखा देती है, उसके बाद फिर आप पे मिनी बजट लागू कर दिया जाता है, उसमें फिर टैक्स की मजीद भरमार होती है। अभी वो मिनी बजट भी आएगा, जाहिर सी बात है, जैसे ये इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आएगी उसकी नई पॉलिसीज होंगी और उसके फिर नए सिरे से फिर सब चीजें जो है वो तैयार होकर फिर मिनी बजट की शक्ल में आपके पास एक और बजट आ जाएगा। बिल्कुल, तो इस हवाले से भी काफी लोग जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और जो ताजिर थे, ताजिर तो बिल्कुल खुश नज़र नहीं आए। उनका यही कहना था कि भाई अपना जिस तरह से कारोबार कर रहे हैं, उनकी दुकानें हैं, उनके दीगर चीज़ें, तो कहते हैं कि भाई पहले जिस तरह महंगाई का एक स्केल चल रहा था तो सब्सिडी हमें कुछ इस बजट में खास नज़र नहीं आई। और उनका ये भी कहना था कि अभी तो गवर्नमेंट चेंज होगी, फिर मिनी बजट आएगा और उसी तरह से मज़ीद टैक्स की भरमार होगी। तो सनतकार काफ़ी हद तक खुश नज़र आए हैं इस चीज़ से, लेकिन जो बाकी दीगर हम स्मॉल ट्रेडर्स की बात करें तो वो थोड़े मायूस हमें दिखाई दिए इस बजट से। सही। अच्छा सर, आपसे जानेंगे इस टाइम जो हमारे वफाकी बजट में कॉस्मेटिक्स के ऊपर जो टैक्स बढ़ाए गए हैं, थोड़ा उस हवाले से बताइएगा कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ अपर क्लास फैमिली तो नहीं ना कॉस्मेटिक यूज़ करती इस टाइम, तो तमाम मेरे ख्याल ख़वातीन जो है वो कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं। जगह देखा जाए तो कॉस्मेटिक्स, अगर ये कहते हैं कि ये एक अवामी बजट था, तो अवाम में तो गरीब अमीर सारी ख़वातीन होती हैं, तो कॉस्मेटिक्स का तल्लुक़ ज़्यादातर बराह रास्त ख़वातीन से होता है। तो किसी भी फंक्शन में चले जाएं, कहीं भी किसी सेरेमनी में चले जाएं, तो वहाँ ख़वातीन जो हैं वो अमीर और गरीब सब होती हैं। तो अगर ये कॉस्मेटिक्स ही महंगी करनी है तो फिर वो कोई अमीरों के इस्तेमाल में तो ये चीज़ें नहीं आती वो। और ये महंगी गवर्नमेंट ने ये मेरे ख्याल है इसलिए की हैं कि इसमें मोस्टली कॉस्मेटिक्स जो हैं वो इम्पोर्टेड आइटम होती हैं सारी। तो इम्पोर्टेड चीज़ों को इम्पोर्ट को डिस्करेज करने के लिए कि कम से कम बाहर से चीज़ें मंगवाई जाएँ, उसको डिस्करेज करने के लिए ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि उसके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लगाती है।
ताकि वो लोकल प्रोड्यूस चीज़ें इस्तेमाल करें। और इम्पोर्टेड चीज़ों को जो है ना, जो लोग कॉस्मेटिक्स के जो फ़ैन होते हैं ख़वातीन हमारी, तो वो इम्पोर्टेड चीज़ों को ही ज़्यादा प्रेफर करती हैं, लोकल चीज़ों को नहीं करती वो। इसलिए गवर्नमेंट ने ये बेहतर समझा कि रेवेन्यू जो ना लेने का एक बेहतरीन तरीका है कि इम्पोर्टेड चीज़ों को ही टारगेट किया जाए। तो अदरवाइज कॉस्मेटिक्स पे अदरवाइज तवज्जो दी दे। डायरेक्ट असर तो ज़ाहिर है जो ना गरीब अमीर सब पे पड़ा है। ये कोई सिर्फ को अमीरों के ऊपर टैक्स नहीं था, ये तो गरीबों पे भी टैक्स था, ये कॉस्मेटिक्स के ऊपर लगा कर टैक्स। हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो खवातीन के लिए कोई अच्छी खुशखबरी नहीं है कि कॉस्मेटिक्स के ऊपर जो है और के जो है वो टैक्सेस लगा दिए गए। अच्छा, इसमें यही होता है कि आपका मेकअप हो गया, आपके इवन कि आपके शैम्पूज वगैरह हो गए, आपके फेशियल के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके इस्तेमाल में होती हैं, अब उन पर जो है वो टैक्स लगा दिए गए हैं। तो उसके साथ साथ हम ये भी आपसे जानेंगे कि इसमें जो बजट में आईटी के हवाले से भी जो है उस पर भी खसूसी फंड रखा गया है। आप क्या समझते हैं कि एफबीआर को जो है इसका कितना असर पड़ेगा? जी भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बड़ा जो ना ये क्वेश्चन है कि अगर हम आईटी के बड़ा अरसा हो गया पाकिस्तान बनने के बाद आईटी पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई ना। देखें, अगर आप बाहर के ममालिक को, यूरोप को आप देख लें, तो अगर कोई एक 100 रुपये की शॉपिंग करता है तो वो उनके सेंट्रल गवर्नमेंट से वो लिंक्ड होती है वो अमाउंट ना। वो 100 रुपये की अमाउंट वो उनके टोटल जो है ना गवर्नमेंट के रेवेन्यू में आ रही होती है वो, कि इतनी 100 रुपये की चीज़ बिकी, उसके ऊपर इतना टैक्स आया हमें ना। तो हमारे पाकिस्तान में अभी तक हम लिंक्ड ही नहीं है मुख्तलिफ इदारों के साथ कि किसी हम जो भी ये पॉइंट ऑफ सेल का हमने जो बनाया हुआ है कि मुख्तलिफ प्लाज़ों पे हम जो है ना अपना एक डिवाइस लगा रहे हैं एफबीआर की, ताकि प्रॉपर टैक्स वगैरह जो है ना वो वसूल हो। तो वो ये पॉइंट ऑफ सेल भी उसी की एक उसी सिलसिले की कड़ी है। तो हम चाह रहे हैं कि अगर आईटी के शोबे को गवर्नमेंट उस पर तवज्जो दे तो हम पूरे पाकिस्तान में टैक्सेशन के वाले से बात कर रहा हूँ कि जो लोग टैक्स चोरी करते हैं, जो लोग प्रॉपर टैक्स नहीं देते, अगर वो इस जो ना हमारा आईटी का शोबा इतना अच्छा हो जाए कि सर्चिंग जो निज़ाम है, जो ट्रेस करने का निज़ाम अच्छा हो जाए, तो जो एक्चुअल पाकिस्तान में जो एक्चुअल रेवेन्यू आना चाहिए था वो भी आ जाएगा। लेट्स से कि एक बंदा है, उसने प्रॉपर्टी जो है ना, हम जब देखते हैं इनकम टैक्स में टैक्स रिटर्न लोगों की देखते हैं तो 70 प्लाट लोगों ने वैसे लिए होते हैं, बट इनकम टैक्स गोशवारे में उनके 2-4 प्लाट शो हो रहे होते हैं। हाँ। वो करता ऐसे है कि वो कभी अपने बच्चों के नाम पे, भांजों के, अपने साले सालियों के नाम पे, और मतलब इस तरह पूरे ख़ानदान के मुख्तलिफ लोगों के नाम पे वो प्रॉपर्टी ले लेता है, लेकिन उसके अपने नाम पे जो 6 प्लाट होते हैं वही शो करता है। अब अगर हमारा आईटी का शोबा इतना मुतहरिक होगा तो हम उसके फैमिली को पूरा चेक कर सकते हैं कि उसकी फैमिली के मेंबर्स के पास क्या क्या है, क्योंकि डिपेंडेंट तो सारे उसी बंदे के हैं। वो बंदा कमाने वाला एक है और उसके जो नीचे जिनके नाम पे प्लाट हैं, उनके नाम पे प्लाट हैं, वो सारे के सारे उसी बंदे के साथ ही वो रह रहे हैं वो। तो हमारा आईटी का शोबा अगर तरक्की करेगा, उसमें गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटीज़ देगी, तमाम इदारों को मुंसलिक कर देंगे, मतलब इससे नेट से मुंसलिक कर देंगे, तो मेरे ख्याल है अरबों रुपए का रेवेन्यू आएगा और गवर्नमेंट को फिर IMF का या इस तरह की मुख्तलिफ एजेंसियों का जो है ना लोन लेने का सहारा भी नहीं देना पड़ेगा। अभी तो जाहिर सी बात है, जिस तरह हम कर्जों के हवाले से डूबे हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे टैक्स के हवाले से, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्स से बचने का एक रास्ता ढूंढ लेते हैं। लेकिन अब एक आम बंदा तो टैक्स पे कर ही रहा है, चाहे वो डायरेक्टली कर रहा है चाहे वो इनडायरेक्टली कर रहा है, दोनों साइड से कर रहा है। लेकिन हम अगर अपर क्लास में चले जाएं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शॉर्टकट ढूंढ के साइड पे ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो मीन के जो हम जैसे मुलाजमीन हैं, हमारी तनख्वाह में से तो टैक्स एट सोर्स कट जाता है। हाँ। हमें तो कोई छोटी सी कोई सहूलत दी जाए, कोई एजाजिया रिवार्ड दिया जाए, तो उसके ऊपर टैक्स भी फ़ौरन काट लेते हैं वो। बट जो बिजनेसमैन जो रिवार्ड ले रहे हैं, अरबों रुपए की शक्ल में ले रहे हैं रिवार्ड, तो वो तो टैक्स नहीं दे रहे होते प्रॉपर। वो मैं ये नहीं कहता कि बिजनेसमैन जो है ना वो टैक्स नहीं देते, टैक्स देते हैं, उन्हीं के टैक्स से तो पाकिस्तान चल रहा है सारा। बट जो लोग हैबिचुअल हैं, जो मिलियन बिलियन ट्रिलियंस का बिजनेस करते हैं, लेकिन वो टैक्स जो है ना वो ना होने के बराबर टैक्स देते हैं, तो उनके लिए अगर आईटी का शोबा हमारा मुतहरिक हो जाए, जैसे भी गवर्नमेंट ने फंड्स भी काफ़ी दे दिए हैं, मेरा ख्याल है इस मरतबा गवर्नमेंट ने ये महसूस किया है कि अगर हमारा ये शोबा बेहतर हो जाएगा तो टैक्स रेवेन्यू में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सही।
अच्छा, इसके साथ साथ आपसे जानेंगे कि वफाकी बजट में नौजवानों और खवातीन के लिए कौन सा बड़ा रिलीफ है? नौजवानों के लिए जिस तरह से अभी टैक्स की बात हो रही थी, तो जो नौजवान जिनकी उम्र तकरीबन 30 साल तक है, तो वो जो भी बिजनेस करेंगे, जो उनकी टोटल आमदनी होगी, तो फर्द वाहिद का अगर कोई बिजनेस है तो उसे तकरीबन 20 लाख तक का रिलीफ दिया जाएगा। 20 लाख तक अगर मतलब उसके जो टैक्सेज हैं, अगर 20 लाख से तजावुज़ करते हैं तो मतलब ऊपर वाले टैक्स बेशक लिए जाएंगे, लेकिन 20 लाख तक उसे टैक्सेज नहीं लिए जाएंगे। और जो एक ग्रुप, एक कंपनी की सूरत में अगर कोई मतलब जो नौजवान होंगे वो अगर बिजनेस कर रहे होंगे तो उन्हें भी टैक्स की सूरत में तकरीबन 50% तक कमी की जाएगी, और वो जो टोटल मतलब रिलीफ होगा वो भी 50 लाख तक दिया जाएगा। अब खवातीन के हवाले से बात करें तो खवातीन भी जो बिजनेस वगैरह करेंगी उसमें भी बड़ा रिलीफ दिया जाएगा, और खवातीन की जो तरक्याती स्कीम्स हैं उनके लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, ताकि इनकरेज किया जाए खवातीन को भी, ताकि वो भी आगे बढ़कर मुल्क और कौम के लिए सर्व कर सकें। सही। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी करेंगे कि एजुकेशन सेंटर के हवाले से भी हमें बताइएगा कि उसमें कितना बजट जो है रखा गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेहत और एजुकेशन को लेकर बजट बहुत कम, उसमें जो फंड्स हैं वो बड़े कम हैं। बिल्कुल, अगर हम इस देखें कि जो हमारी हायर एजुकेशन है, एजुकेशन और उसके लिए जो बजट मुख्तस किया गया वो 135 अरब रुपए का किया गया है, जिसमें से 5 अरब जो होगा वो स्कॉलरशिप्स के लिए होगा, और 1 लाख स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स दिए जाएंगे, और उसके साथ साथ जो खेल और दीगर सरगर्मियाँ मतलब एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं उनके लिए भी 5 अरब तक मुख्तस किया गया है, और जो रेनोवेशन या फिर अपना जितने भी कंस्ट्रक्शन होगी एजुकेशन सेक्टर के रिलेटेड उसके लिए भी 70 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। अब बात ये है कि ये चीज़ें, ये जो मुख्तस किए गए हैं, ये नौजवानों तक पहुँचे भी सही, और ख़वातीन के हवाले से भी, और एजुकेशन सिस्टम पे जो हम हमेशा बात करते हैं कि उसमें बेहतरी के लिए क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, तो जब अगर ये चीज़ें पहुंच जाएं तो मेरे ख्याल में काफ़ी तरक्की आ सकती है, अगर वही फंड जो है वो इस्तेमाल हो सही तरीके से। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारे एजुकेशन सेक्टर पे जितना भी बजट का टोटल मतलब आप दे भी रहे हैं तकरीबन, वैसे तो 4% तक होता है, अगर आप उतना लगा ही देना काफ़ी बेहतरी आ सकती है। हाँ, क्योंकि बहुत अरसे से हमारे जो ये चीज़ें हैं। अच्छा, फिर जैसे हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं ऑन हमेशा, कि स्पोर्ट्स के हवाले से हमारी कोई एक्टिविटीज़ उस तरीके से नज़र नहीं आती, जिस तरह हमने शो भी किया उसमें भी लोगों की यही था। खिलाड़ियों के हवाले से भी बात करें, बच्चों के हवाले से भी, तो यही नज़र आता है कि उनको उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जाता, कि अगर फंड्स होंगे, अगर उनको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी तो मेरे ख्याल में नौजवानों का जो रुझान है वो स्पोर्ट्स की तरफ भी आएगा। एजुकेशन तो साथ साथ चल ही रही है, तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ आ सकती हैं अगर इन पर ख़ास तवज्जो की जाए। और इसके साथ ही हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी। बेनज़ीरी किसने रखी है जी? बेनज़ीरी उन्होंने किसने किस बढ़ाई है? ठीक है, ठीक है, इस पर भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। ऑन जी बिल्कुल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो प्रोग्राम है उसमें जो कैश की मद में जो रिसीव करते थे 25% तक उसमें बढ़ा दिया गया है। जो उसका टोटल बजट था वो 360 अरब रुपए था, उसे बढ़ाकर 400 अरब रुपए बढ़ा दिया गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में भी 25% तक जो आप कैश रिसीव कर रहे थे, जितने भी उसमें रजिस्टर्ड लोग थे, उस कैश की अमाउंट में 25% तक इजाफा किया गया है। मतलब ये लोग, उनके लिए भी जो है उसमें भी रिलीफ है जी आप लोगों के लिए। अच्छा, इसके साथ ही सर आपसे जानेंगे, बजट में जो इम्पोर्टेड हायर्ड गाड़ियां हैं उसके हवाले से बताइएगा, उन पर टैक्स में जो है वो छूट दी गई है, इससे एफबीआर के जो रेवेन्यू है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं ना, वो अमूमन वो इलेक्ट्रिक निज़ाम से मुंसलिक होती हैं। वो चूँकि फ्यूल कम लेती हैं वो, तो गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि फ्यूल की कमी को पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, जैसे आपने देखा होगा कि लोकल मैन्युफैक्चर भी हैं, अभी तो हमारे लाहौर फैसलाबाद में भी बन रही हैं, ये छोटी जी स्कूटियाँ आ रही हैं। अब स्कूटी का जो है ना एक फ़ायदा ये है कि उसके लिए आपको अपनी उस स्कूटी को रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको ये ज़रूरत है कि वो आपको रास्ते में जाएंगे तो पुलिस वाले आपका चालान कर देंगे, क्योंकि स्कूटी रजिस्टर्ड नहीं होती। स्कूटी इसलिए कि वो टोटली इलेक्ट्रिक गाड़ी है, वो फ्यूल से मुंसलिक नहीं है वो।
अगर फ्यूल आपका ख़त्म होता है तो फिर उसके नीचे वो उनका वो दूसरा निज़ाम मैनुअल है वो, तो वो आप चलाएंगे तो अपने घर तक आप पहुंच जाएंगे। अच्छा। अदरवाइज उसका फ्यूल से कोई तल्लक नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह हाइब्रिड गाड़ी भी यही है कि वो कम से कम वो फ्यूल लेती है वो, अदरवाइज वो इलेक्ट्रिक रिलेटेड गाड़ी है वो। तो गवर्नमेंट ने इसलिए इनको यानी इसकी इस शोबा की हौसला अफजाई करने के लिए टैक्स विड्रा की है। और फ़र्क तो पड़ता है गवर्नमेंट को कि पहले इन गाड़ियों के ऊपर जो है ना इम्पोर्टेड टैक्स था, कस्टम ड्यूटी थी, तो गवर्नमेंट ने ये जो कस्टम ड्यूटी विड्रा की है तो ज़ाहिर फ़र्क पड़ता है। बट गवर्नमेंट ने दूसरे सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगा दी हैं कि वो ये कंपनसेट कर लेंगे इस चीज़ को। हाइब्रिड गाड़ियाँ वैसे इंपोर्ट करने से गवर्नमेंट को फ़ायदा ये होगा कि मुल्क में जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इस वक्त, जैसे मैं अपने महकमे की बात करूं तो हमें ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पे लाजमी हम बात करते हैं। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही थी हमारी इंपोर्टेड हाइब्रिड गाड़ियों के हवाले से। जी सर। बस वही है कि अगर जैसे हम FBR में होते हैं ना, तो हमें गाड़ियाँ चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें गाड़ियाँ चाहिए। हमें फील्ड में जाना होता है। हम जब ऑडिट कर रहे हैं, मैं ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं हाँ। तो हमें एक बिजनेसमैन का नाम आता है, लेट्स से कि मलिक इंटरप्राइजेज आता है नाम एक, या ABC एंड कंपनी आती है। तो हमें नहीं पता होता कि ABC एंड कंपनी कौन है, या जो ना जो मलिक ट्रेडर है वो क्या है, वो हमें नहीं पता होता क्या है वो। तो हमें फिजिकली उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जाना पड़ता है, जाकर देखना पड़ता है कि वो करता क्या है। बाज़ औक़ात हमें ये बताया जाता है कि हम जो ना कॉटन वेस्ट का काम करते हैं, ये हमने देखा है। तो जब हम कॉटन वेस्ट के कारोबार पे हम जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ बहुत बड़ी वहाँ कोई फूड फैक्ट्री है, वहाँ अंदर फूड आइटम बन रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ को देखने के लिए FBR को गाड़ियाँ दरकार हैं। अभी जो फ्यूल जो ना बहरान है, फ्यूल का महंगा है या कम मिलता है, तो उस बहरान से निपटने के लिए ये हाइब्रिड गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। अगर हम हाइब्रिड गाड़ियों को मुख्तलिफ इदारों में अगर हम दे दें या हमें मिल जाएँ गाड़ियाँ, तो इससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा और प्रॉपर जो हम इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं, जो हमें फिज़िकली यूनिट पे जाना पड़ता है, तो वो भी हो पाएगा। अभी इन गाड़ियों के ना होने की वजह से या फ्यूल इशू की वजह से हमारे जो ना फील्ड स्टाफ जो है वो मुतलका यूनिट तक या मुतलका एक इंडस्ट्री तक नहीं जा पाता, जिससे गवर्नमेंट को करोड़ों जो ना लाखों करोड़ों का नुकसान होता है सिर्फ उसको फिजिकली न चेक करने से। तो मेरे ख्याल है हाइब्रिड गाड़ियाँ आने के बाद ये गवर्नमेंट का अच्छा एक कदम है। अगर वो गाड़ियाँ हमें हाइब्रिड मिलना शुरू हो जाती हैं तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में खातर खा इजाफा होगा इंशाल्लाह। सही। तो मैम जिस तरह गाड़ियों की बात हो रही है तो 1300 सीसी तक की जितनी भी गाड़ियाँ उनमें भी तकरीबन 7% तक जो टैक्स है वो माफ़ किया जाएगा, और जो लग्जरी गाड़ियाँ होंगी 1300 से ऊपर उस पर 5% तक जो कस्टम ड्यूटी है उसे भी कम किया जाएगा। जो बजट में तजवीज़ दी गई है। सही। अच्छा, और इसके साथ साथ हम ये भी आपसे जानेंगे नॉन फाइलर्स के हवाले से भी बताइएगा, उनके हवाले से क्या बजट में बात की गई है, जो फाइलर हैं उनके हवाले से कितना रिलीफ मिला गया है? मेरे से ज़्यादा बेहतर तो सर बताएंगे आपको, लेकिन जो हमारा नॉन फाइलर जो तबका है, जो कि पहले अपने आप को फाइलर करवा लेता है जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं, लाइक कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई गाड़ी खरीदी, अपने आप को फाइलर करवा के फिर उसके बाद जितने भी उनके गोशवारे होते हैं वो आगे जमा नहीं करवाते। तो उस पर जो FBR की जानिब से जो तजवीज़ भी पहले बजट में दी गई थी और बजट में वो इम्प्लीमेंट भी काफ़ी हद तक हुई है, उसमें ये था कि जो नॉन फाइलर होंगे उनके एक तो वो अपने वो सारे गोशवारे जमा करवाएंगे, और दूसरा ये होगा कि जब वो बैंक से रकम निकलवाएंगे तो उस पर भी उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। अब जो 50,000 रुपए के पीछे अगर 50,000 आपने विड्रॉ करवाया बैंक से, तो आपको उसके इवज 300 रुपए टैक्स की सूरत में अदा करना पड़ेगा। तो इस इकदाम से जो नॉन फाइलर है वो डिस्करेज होंगे, और जो फाइलर हैं उन्हें तो जाहिर सी बात है जो आपका वो जो टैक्स रिटर्न और काफ़ी हद तक वो फिर उसमें आपको रिलीफ दिया जाता है। सर, नॉन फाइलर और फाइलर के हवाले से बताएं जरा, इस हवाले से कितना रिलीफ मिलेगा, और बजट के हवाले से भी। अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं है कि फाइलर कौन होता है और नॉन फाइलर कौन होता है। ये तो पाकिस्तानी कौम है, ये
अपने फ़ायदा के लिए तो सोचती है, लेकिन समझती नहीं है कि किस किस को फ़ायदा हो सकता है। फाइलर को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फाइलर होने से आप नई गाड़ी लेते हैं तो नई गाड़ी पे आपको 50% चार्ज किया जाता है। लेट्स से कि नई गाड़ी पे अगर आपको टैक्सेशन की मद में 4 लाख रुपया आपसे लेना है गवर्नमेंट ने, तो अगर आप फाइलर हैं तो आपको 2 लाख देना पड़ेगा। इस तरह प्रॉपर्टी के इंतकाल पे, लेने पे, देने पे अगर आपको जितना भी टैक्स देना है उसका 50% आपको जो है ना वो छूट है फाइलर को। अब गवर्नमेंट बार बार अपने मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और प्रिंट मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ये फैसिलिटेट करती रहती है गवर्नमेंट कि फाइलर के फ़ायदे क्या हैं और नॉन फाइलर के नुकसानात क्या हैं। तो फिर भी लोगों के अंदर एक खौफ तारी होता है कि अगर हम FBR से मुंसलिक हो गए, हमने अपने आप को फाइलर कर लिया तो कोई हमसे कोई टैक्स वसूल कर लिया जाएगा। कोई फाइलर होने से कोई टैक्स नहीं होता, उल्टा फाइलर बनने के लिए बंदे फ़ायदा उठाते हैं, लोग तो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस मतलब गवर्नमेंट ने जो लोग अपना वक्ती फ़ायदा लेने के लिए अपने आप को फाइलर कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए शिकंजा तेज़ कर दिया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि अब उनसे ना नॉन फाइलर से तकरीबन लगभग अभी जो बजट में जो है 25,000 रुपये जुर्माना भी ले लेगी गवर्नमेंट, और साथ ही उसको जो ना उसका साथ ही यानी ऑडिट भी आ जाएगा और इन्वेस्टिगेशन भी उसकी की जाएगी कि आपने ये जो नॉन फाइलिंग की है फॉरवर्ड क्यों की है आपने नॉन फाइलिंग। तो उसमें फिर उसका जितना उसकी ट्रांजैक्शन 1 साल में उसने की होगी, उसने लेन देन किया होगा, कोई कारोबार किया होगा, तो उसके ऊपर प्रॉपर उसको अब टैक्स लगेगा। तो बेहतर यही है तो आपके इस चैनल के थ्रू मैं भी कहूँगा उन नॉन फाइलर्स को कि जो तवज्जो नहीं देते जो ना अपने आप को इनकम टैक्स में रजिस्टर करवाने के बाद फाइलिंग पे तवज्जो नहीं देते, वो बिल्कुल इसको इजी लेते हैं। उन्हें चाहिए कि वो अपने आप बर वक्त गोशवारा फाइल करें ताकि जुर्मानों और पेनल्टीज से अपने आप को बचाएं। वो सही है, ठीक हो गया। अच्छा, और इसके साथ साथ जो है हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से भी बात करेंगे कि उनके लिए क्या खुशखबरी है। जी, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बात करें तो गवर्नमेंट ने ये उन्हें एक सब्सिडी इस बजट में अनाउंस की कि अगर वो पाकिस्तान में कोई ज़मीन खरीदते हैं और वो जो ज़मीन होगी वो बाहर की जो करेंसी है उसमें खरीदते हैं, तो उस पर जो टैक्स ड्यूटी पहले 2% तक थी उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। वो टैक्स नहीं देंगे और वो बाहर की करेंसी में जो चीज़ ज़मीन खरीदेंगे पाकिस्तान में उस पर जो टैक्स ड्यूटी थी वो ख़त्म कर दी जाएगी। ये उनके लिए खुशखबरी है जी। अच्छा, डॉलर्स का भी कुछ इस हवाले से भी बात की गई थी कि डॉलर्स जो हैं वो आप ला सकते हैं पाकिस्तान, उसमें भी टैक्स में भी है कुछ? जी बिल्कुल, वो जो डॉलर्स को पाकिस्तान लाने के लिए और इकदाम इस टैक्स में उठाए गए हैं, वफाकी हुकूमत की जानिब से इनकरेज किया गया है उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि वो यहाँ पाकिस्तान में अगर जो डॉलर्स भिजवाते हैं तो उसके इवज़ भी उन्हें कुछ सब्सिडी वगैरह देने के लिए भी गवर्नमेंट ने इस बजट में जो ऐलानात हैं उन्हें अनाउंस किया। सही है। अच्छा, और इसके साथ साथ सर हम आपसे ये भी बात करेंगे कि जो तनख्वाहें बढ़ी गई हैं, अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा है इस टाइम, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही। उसमें इश्यूज़ जो ना वही बात डॉलर की आ जाएगी। डॉलर का रेट जब जो ना ऊपर नीचे जाएगा, नीचे तो कम ही आएगा, ऊपर ही जाएगा। अभी तो हम ये देखते हैं कि 325 तक तो गया है डॉलर। जी जी, तो ये इसीलिए तो अभी ऑन भाई भी बता रहे थे ना ओवरसीज़ के वाले से कि डॉलर उन्होंने इसीलिए कहा है कि आप जितनी पाकिस्तान में ट्रांजैक्शन आप डॉलर की शक्ल में करेंगे, पाउंड की शक्ल में करेंगे या बाहर की जो अच्छी करेंसी है उसकी शक्ल में जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे वो अनलिमिटेड है। आप जितना भी उस करेंसी में आप बिजनेस पाकिस्तान में आप करेंगे, कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उसका आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा कि आपने ये कहाँ से लिए, सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये गवर्नमेंट की जो इसी डॉलर को मुस्तहकम करने के लिए और पाकिस्तान में जो है ना इसको डॉलर की फरावानी के लिए ये गवर्नमेंट ने सहूलत दी है। तो तनख्वाहें जो हैं जो गवर्नमेंट ने 30 से 35% बढ़ाई हैं, मेरे ख्याल है वो अभी जो मुलाजमीन जो है वो इसको अपनी नज़र में तो अच्छा नहीं समझते, इसलिए कि महंगाई के लिहाज से मुलाजमीन जो हैं वो देखें हर एक मुलाजिम के 2-4 बच्चे हैं, औलाद है, मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अब मैं अगर FBR में मैं जॉब करता हूँ तो अगर मैं बच्चों को अगर मैं किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाता तो मेरे बच्चे भी मेरे से सवाल करेंगे कि हमें आपने फलां स्कूल में दाखिला करवाया है तो वहाँ
जो है ना मेयार तालीम वो है जो वो इस तरह का नहीं है कि हम कुछ बन सके। तो ज़ाहिर है अगर हम किसी अच्छे स्कूल को मूव करते हैं तो इतनी भारी फीसेस हैं कि वो हम अफोर्ड नहीं कर पाते वो। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो तनख्वाहें तो बिल्कुल थोड़ी हैं। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक नज़रसानी करनी चाहिए। और सिर्फ मैं अपने डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पाकिस्तानी के लिए बात कर रहा हूँ मैं कि तनख्वाहें जो है गवर्नमेंट ने बहरहाल पिछले जो साल इतने गुजरे हैं 15% तनख्वाहें गवर्नमेंट बढ़ाती रही हैं। तो उस लिहाज से तो ये एक अच्छा कदम है कि 35% सुनने को आया हमें। लेकिन महंगाई भी उसी रेशो से बहुत बढ़ी हुई थी जिसकी वजह से इसको मुनासिब नहीं समझा जा रहा कि ये ठीक तनख्वाहें बढ़ाई गई है। महंगाई के लिहाज से तो तनख्वाहें ठीक नहीं बढ़ाई गई और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको इस पे नज़रसानी करे। लेकिन इसमें जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, किसान तबका है, उससे रिलीफ इस बजट में दिया गया है। जो उनके जो पिछले बजट में जो उनका कर्जा जो 1850 अरब था वो बढ़ाकर 2200 अरब तक कर दिया गया है। उसके अलावा ये भी बजट में कहा गया था कि 50,000 जो ट्यूबवेल्स हैं उन्हें भी सोलर पर शिफ्ट किया जाएगा। उसके अलावा जो एग्रो कंपनीज होती हैं उन पर जो उन्हें इनकरेज करने के लिए भी 5 अरब का कर्जा जो है वो भी दिया जाएगा। और इसके अलावा जितने भी मयारी बीज या फर्टिलाइजर होते हैं जो इंपोर्ट किए जाते हैं उन पर भी जो टैक्स ड्यूटी है वो खत्म की जाएगी। तो इस तरह से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है नो डाउट उससे इस बजट में काफ़ी रिलीफ दिया गया। अच्छा, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान हमारा एक ज़राई मुल्क है और उस हवाले से रिच भी है। जितना हम अपनी ज़राअत को बेहतर करेंगे उस हवाले से हमारी चीज़ें भी बेहतर होंगी, चाहे हमारे गंदम हो गई चाहे कपास। तो किसान जब खुशहाल होगा तो मुल्क भी हमारा जो है उसी तरीके से जो है वो तरक्की भी करेगा। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि फर्स्ट तक हमारी जो है वो अच्छी नहीं होंगी तो फिर हमें बाहर के ममालिक से ही चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। चाहे हम अगर दालों की बात करें तो हम हमेशा आज तक ये देखते हैं हमारी दालें जो है वो बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं, हमारा जो है ऑयल वो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। तो फिर हमें पाकिस्तान में जो हमारी ज़राअत है जिस तरह हमें उसमें ये भी सामना आ रहा था कि खुराक की कमी का बहरान भी आ सकता है। तो उस हवाले से जितना किसानों को खुशहाली की तरफ लाएंगे, उनको जितना रिलीफ देंगे, मेरे ख्याल में हमारा मुल्क जो है वो तेज़ी से तरक्की की तरफ जो है वो मंजिलें तय करेगा। अभी इस पर मज़ीद भी हम बात करेंगे नाज़रीन बजट के हवाले से, लेकिन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही अटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, इसके साथ ही ऑन से हम जानेंगे ऑन ओवरऑल बजट के हवाले से बात कर लेते हैं इस टाइम कि तमाम जो बजट पेश किया गया है उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, उसके बारे में बताइए। ये तो हो गया ना हमें कि मैडम जो टोटल बजट था वो 14,400 अरब रुपए का टोटल बजट था जो इस साल पेश किया गया। उसमें जो 9,200 रुपए होंगे वो तकरीबन टैक्स की सूरत में ना लोगों की जेबों से लिए जाएंगे। और जो हुकूमती आमदनी है वो तकरीबन 6,870 अरब तक होगी हुकूमत की जो आमदनी है सालाना। और उसके अलावा जो सूद और कर्ज की सूरत में जो गवर्नमेंट अदा करेगी इस बजट में वो तकरीबन 7,303 अरब रुपए जो सूद और कर्ज की इवज अदा किए जाएंगे। इसके अलावा तरक्याती कामों पर भी अगर देखा जाए तो 50,000 जो अरब हैं वो मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा दिफा के लिए 1804 अरब जो हैं वो दिफा के लिए भी मुख्तस किए गए हैं। और इसके अलावा जो हमारा बजट खसारा जो डेफिसिट होगा वो भी तकरीबन 6,000 के करीब होगा। ये टोटल जो बजट है उसके हवाले से। अच्छा, बजट की कल्चर से फाइलें आ रही थी, यकीन करें ऐसा लग रहा था कि बजट उठा के अभी आवाम के ऊपर जो है ना इसका बम फोड़ दिया जाएगा, जिस तरह की फाइलें उठाई जा रही थी। अच्छा सर, जिस तरह एजुकेशन सेक्टर में भी जो है वो हम देख रहे हैं बच्चों के हवाले से भी तालीमी इदारों पे जो है वो उसमें बच्चों को कोई खासी रिलीफ नहीं दिया गया। मतलब आप लैपटॉप सिर्फ दे देना आप समझते हैं कि इनफ है? मैं खुद हैरान हूँ कि गवर्नमेंट ने इतना बड़ा बजट दिया है, इतना कुछ किया है। पिछली गवर्नमेंट जो 2-3 साल जो गवर्नमेंट रही है उन्होंने भी यही वादे किए थे नौजवानों से कि नौजवानों को हम जो है ना रोज़गार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मतलब है को मुर्गी पालना या अंडे देने से तो नौजवान जो है ना पढ़े लिखे नौजवान कुछ नहीं करेंगे। तो इस बजट में भी मुझे तो नज़र नहीं आया कि नौजवान जो
मैं देखता हूँ कि हमारे पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इदारे हैं, तो वहाँ लाखों की तादाद में बच्चे मास्टर डिग्री करके निकल रहे हैं। तो अभी हमारे FBR में भी इंटर्नशिप कर रहे हैं बच्चे जो फारिग तहसील हैं, MBAs हैं, MCOM हैं, MS बिजनेस, MS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बच्चे हैं। तो वो जो इतने हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो सारे के सारे बेरोज़गार हैं। तो गवर्नमेंट ने उनके रोज़गार के लिए कोई निज़ाम नहीं दिया कि चलें कोई एक साल की इंटर्नशिप प्रोग्राम दे दें ताकि बच्चे कुछ सीखें। कोई जो ऑनलाइन बिजनेस जो होता है आजकल बड़ा ज़ोर शोर से, बच्चे जो बेरोज़गार बच्चे हैं माशाल्लाह अब बहुत शार्प हो गए हैं, अब वो घर बैठे ही ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। चलें इसी को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम दे दे कि जिससे वो ऑनलाइन बिजनेस कर सकें। उनके लिए कोई मतलब नौजवानों के लिए रोजगार का कोई ऑनलाइन बिजनेस पे भी तो इन्होंने टैक्स के हवाले से बात की थी। नहीं, उस अभी पे काफी जी वो फ्रीलांसिंग पे उन्होंने वो टैक्स विड्रा की है, वो उसके ऊपर ना। तो मेरे ख्याल है ये भी एक अच्छा कदम है, क्योंकि इससे जो बेरोजगार बच्चे हैं जो पढ़ने के बाद कुछ कर नहीं पाते, कम से कम वो ज़ाहिर है वो कंप्यूटर लिटरेट बच्चे होते हैं, कंप्यूटर से तो वो अच्छा खासा वाकफियत रखते हैं बच्चे, तो उन बच्चों को अच्छा मौका मिलता है कि वो ऑनलाइन बिजनेस करें, घर बैठे कुछ कमा सकें। चलें कम से कम अपनी फैमिली पे बोझ ना बने वो। तो गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है, देखें ये बेरोज़गारी तब दूर होगी जब पाकिस्तान में इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, पाकिस्तान में कारोबार अच्छा होगा, बाहर के मुल्कों से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी और विज़िट करेंगे, बाहर के मुल्कों के जो ताजिर हैं वो विज़िट करेंगे। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट तो चाहती है कि इस तरह के काम हों सारे, लेकिन प्रैक्टिकली जो लाखों की तादाद में जो बच्चे निकले हैं मास्टर डिग्रियां करके, तो उनके लिए मेरा ख्याल है कोई खातिर खा प्रोग्राम इनके एजेंडे में शामिल नहीं था, या मेरा ख्याल है इस बजट में उन्हें याद ही नहीं रहा। क्योंकि खाली लैपटॉप देने से तो बच्चे लैपटॉप को क्या करेंगे, वो लैपटॉप पे तो सिर्फ गाने सुनेंगे वो बैठ के, वो जब उनके पास रोजगार ही नहीं होगा तो क्या करेंगे बैठ के वो। अच्छा, लैपटॉप भी आप जो है वो जिस तरह बच्चों की तादाद है, जिस तरह हम एजुकेशन सेंटर्स हैं, वहाँ आप हर बच्चे को तो लैपटॉप नहीं पहुंचा सकते ना। देखिए जी 1 लाख लैपटॉप अगर गवर्नमेंट दे रही है, मैं कहता हूँ 1 करोड़ भी कम है लैपटॉप। क्योंकि 1 लाख, मैं दावे से कहता हूँ कि मैं मुल्तान एक छोटे से शहर में रहता हूँ, मेरे मुल्तान में तकरीबन 2 लाख के करीब नौजवान बच्चे होंगे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, जो मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ मुल्तान को ही दे दी जाए तो 1 लाख लैपटॉप तो मुल्तान में ना काफ़ी हैं वो। तो लाहौर पड़ा हुआ है, कराची है, पूरा पाकिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर है, किस किस को लैपटॉप। अच्छा, ये है कि लैपटॉप तो आप किसी न किसी तरीके से जो है वो आप अपने पैसे इकट्ठे करके ले ही लेते हैं। बात ये है कि स्किल्स की बात आ जाती है। अच्छा, फिर क्योंकि हमारे मुल्क में इस टाइम बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इस हवाले से अगर रोज़गार के हवाले से कोई उसके मौके फराहम किए जाते तो फिर शायद कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि हाँ नौजवानों के लिए एक अच्छी बात है। ऐसे ही और बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इस बजट में एक चीज का जिक्र किया गया के हवाले से तो बहुत कहा जाता है। अच्छा, कुछ स्कीम्स आती हैं लेकिन उसके ऊपर जो स्कीम्स बताई जाती हैं उसके जो रूल्स होते हैं, जो उसके ऊपर फिर आपको अपने कागजात बहुत सारे जमा करवाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड करके, वो भी आपको बड़ा मुश्किल प्रोसीजर बना दिया जाता है आपको अगर आपने लोन भी हासिल करना है तो। बिल्कुल इस तरह ही है। लेकिन इस बजट में एक चीज़ ऐसी डिस्कस की गई जिसे मैंने तकरीबन कोई 3-4 दफ़ा बैक करके ना दोबारा सुना। उसमें यह था, इसहाकदार साहब ने कहा कि कुछ पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क के लोगों को एज एम्प्लॉय रखा हुआ है अपनी कंपनीज में और उन्हें $6,000 के करीब उन्हें सैलरी दे रहे हैं। और उनसे जो टैक्स है वो तकरीबन माहाना 2 लाख रुपए तक लिया जाएगा। मुझे तो ये समझ नहीं, पाकिस्तानी और वो बैरून मुल्क लोगों को तकरीबन रखे। अच्छा, बहरहाल दूसरी ये बात हो रही थी लैपटॉप्स के हवाले से, स्कीम्स के हवाले से। बेशक आप बजट में चाहे आप 1 करोड़ लैपटॉप्स भी दे दें सबको, लेकिन जो मेन चीज़ होती है ना, आप जब एक स्टूडेंट जब एक मतलब मैट्रिक लेवल तक आता है, इंटर लेवल तक आता है, फिर आगे ग्रेजुएशन की तरफ जाता है, तो प्रॉपरली उसकी स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं हुई होती, उसे पता नहीं होता जिस फील्ड में वो जा रहा है वो उसके रेलिवेंट है कि नहीं है। आके यहाँ पर डिग्री तो वो कर लेते हैं, डिग्री करने के बाद फिर जाके वो देखते हैं कि मार्केट में अब हम जॉब करने जाएंगे, और जिस तरह से वो डिग्री करते हैं, जिस तरह से भी बात की थी, हमारे एजुकेशन सेक्टर के लिए 135 अरब रुपए तो अनाउंस किए गए हैं, अब वो लगते
भी हैं नहीं लगते, ये एक दूसरा टॉपिक है। तो अब इस तरह से जो वहाँ डिग्री करेंगे, जो सहूलियात गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें एक तो एजुकेशन सेक्टर में दी जाती हैं वो हम सबके सामने ही है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि स्टूडेंट काउंसलिंग जो है ना उसके लिए भी काम किया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से किया जाए, प्राइवेटली किया जाए या वालिदैन की तरफ से अपने बच्चों पे किया जाए। इसके अलावा फिर अपना जो आईटी का सेक्टर है उसे आप प्रमोट तो कर रहे हैं, लेकिन अपने आईटी के सेक्टर को यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं आप लागू कर रहे? आप कंपल्सरी करें कि कोई बच्चा भी अगर ग्रेजुएशन की डिग्री करता है तो पहले तकरीबन 4 सेमेस्टर में जिस तरह से वो एक बीए लेवल तक स्टडी होते तो उसमें एटलीस्ट उसे प्रोग्रामिंग, उसे आईटी के डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो सिखाई जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम आईटी के सेक्टर में अगर तवज्जो देगा तो अब आप इंडिया की अगर इकोनॉमी को देखें तो इंडिया की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा आईटी को वो बहुत प्रमोट करते हैं और काफ़ी रेवेन्यू आईटी का सेक्टर उन्हें जनरेट करके दे रहा है। इसी तरह अगर पाकिस्तान में भी आईटी के सेक्टर पे काम किया जाएगा तो जो आईटी का सेक्टर है नो डाउट हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होगी और जो हमारे नौजवान हैं वो भी काफ़ी स्किलफुल होंगे, वो भी कहीं ना कहीं जाके जॉब्स कर सकते हैं। देखिए वो अभी आईटी के वाले से वो बात हो रही थी कि इसाक डार साहब ने कहा है कि जना $6,000 की तनख्वाहें लेने वाले पे 2 लाख टैक्स होगा। ये हकीकत है कि मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, जापान की हैं, कोरिया, चाइना की कंपनी हैं, जो पाकिस्तान में अपने बिज़नेस को थोड़ा तोसी देना चाहते हैं। तो वो पाकिस्तान में कोई जो ना इसकी स्किल्स की कमी नहीं है। हमारे पाकिस्तान के बच्चे इतने ज़्यादा आईटी से मुंसलिक हैं, इतने ज़्यादा स्किल्ड बच्चे हैं कि उन्हें पाकिस्तान में बैठे जब वो ऑनलाइन जब वो जॉब सर्च करते हैं तो कोरिया की कंपनी, जापान की कंपनियाँ मुख्तलिफ वो आईटी से रिलेटेड बच्चों को वो हायर करती हैं। वो कहती हैं कि अपने ही घर बैठे रहो और पाकिस्तान में हमारे नुमाइंदे बन के हमारा काम करो। तो हमारे इतने अच्छे बच्चे हैं, स्किल्ड बच्चे हैं हमारे, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आईटी में हायर क्वालिफिकेशन लिए हुए हैं, तो उनकी वाकई सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं। मेरे इल्म में बहुत ज़्यादा ये चीज़ आई है। और उनकी हमारे टैक्स रिटर्न में चूँकि काफ़ी लोग इस तरह की चीज़ें शो करते हैं तो वाकई वो 6,000 8,000 वो माहाना डॉलर वो तनख्वाहें ले रहे हैं। तो ज़ाहिर है अब 6,000 और $8,000 को अगर आप उसको जब उनकी देखो को पाकिस्तानी रुपये में कितनी बनती है तो 25-25 30-30 लाख बनती है। तो ज़ाहिर है अगर वो गवर्नमेंट ने महसूस किया कि 30 लाख के ऊपर अगर हम 2 लाख हम ले लेंगे तो कोई हर्ज नहीं। तो ये इस तरह के फायदे तो हुकूमत सोचती रहती है ना। चले ये है कि हम अगर ओवरऑल अगर बात करें तो ये इसको आवाम दोस्त बजट जो है वो नहीं कहा जा सकता। चले जिस पे मजीद हम बात करेंगे, इस पे हमारे जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा उसमें रिलेटेड हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। सर आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो का हिस्सा बने और आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर मुआशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो भी इकोनॉमिस्ट हैं, सज्जाद आहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, दोनों इकोनॉमिस्ट को बुलाने का मकसद ये है कि हम बजट के हवाले से ही आज हमसे इनसे बात करेंगे, क्योंकि जो बजट आया है ओवरऑल उसका क्या अब जो है आवाम पर असरअंदाज होगा, और इसके साथ साथ ये पूरा जो बजट है क्या इससे महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपसे यूसुफ साहब बात कर लेते हैं, ये जो बजट आया है ओवरऑल इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा रहा ये? देखिए, जब बात ओवरऑल बजट की जाती है तो जिस दौर में भी फाइनेंस मिनिस्टर्स ने बजट प्रेजेंट किया तो जो होल पब्लिक है वो कभी खुश नहीं हुई। ये हिस्टोरिकली ऐसा ही रहा है। हम जब से मैंने ज़रा होश संभाला कई अरसे से इसको हम क्रिटिकली देख रहे होते हैं, तो जब बजट आया तो हर एक ने इसको एक नज़र से नहीं देखा। बहुत सारे लोग इससे हैप्पी भी होते हैं, बहुत सारे लोग इससे थोड़ा सा अनॉयड भी हो जाते हैं। सो अब जो कल का बजट है उसमें भी बिल्कुल यही बातें हैं। अगर सरकारी मुलाजमीन को देखें तो दे आर हैप्पी, और जब बाकी अदर मतलब प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को देखते हैं या बाकी मतलब पॉपुलेशन को देखते हैं तो उनमें कुछ चीज़ें अप हैं, कुछ चीज़ें डाउन हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनको थोड़ी समझ आएगी कि बजट में क्या इंक्रीज़ हुआ, क्या प्लस हुआ। जब अब वो बजट के बाद जब उन्हें किसी ग्रोसरी को परचेज करने के लिए जाएंगे तो फिर उनको अंदाज़ा होगा कि हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या आया है। लेकिन जो कल के बजट में वो जो
कुकिंग ऑयल पर जो एक सेल टैक्स को ख़त्म किया गया, दैट इज़ अ गुड साइन फॉर द पब्लिक। और ये सारे जो कल की चेंजेस आई हैं वो इस तरह से पता चलेंगी जब ये आम पॉपुलेशन जब ग्रोसरी के लिए जाएगी। तो बाकी अगर डिफरेंट सेक्टर्स को देखें तो गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें और भी फर्दर इसमें डिटेल में डिस्कस करनी चाहिए थी, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई। अब देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ अदर जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी कनेक्टेड हैं। उसमें जो मजदूर को रोजगार मिलता है, कई सारी और भी चीज़ें इसके साथ मुत्तसिल हो जाती हैं। और उस तरह से फिर एक एजुकेशन इंडस्ट्री है, वो उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता हैं। ट्रांसपोर्ट उसके साथ वाबस्ता है, पेपर उसके साथ वाबस्ता है एजुकेशन के साथ, और उसके साथ स्टेशनरी उसके साथ वाबस्ता है, टीचर्स हैं। तो 100 तरह की चीज़ें एजुकेशन के साथ भी कनेक्टेड हैं। सो अगर ये दो चीज़ें, दो इंडस्ट्रीज भी अगर फॉर एग्जांपल फर्दर प्रमोट हो जाती हैं तो इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है, अर्निंग भी बढ़ती हैं। लेकिन अनलकली जो हमारा इंटरनेशनल प्रेशर है, आईएमएफ की जो बाइंडिंग्स हैं, वो भी जाहिर बात है शामिल हाल नहीं है कल के बजट में। अच्छा सर से जानते हैं, सर आईएमएफ की बात कर लेते हैं। तो आप समझते हैं कि उनकी क्योंकि इसहाकदार साहब और शहबाज शरीफ साहब की भी स्टेटमेंट यही आ रही थी कि हम उनके मुताबिक ही उनकी जो शराइत हैं उन पर अमल किया जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल अगर देखें तो बर्डन तो पड़ा है और आम शहरी पर बर्डन ज़्यादा पड़ा है। तो क्या आप समझते हैं इससे जो है उनकी शराइत करके ये उनकी डील पर ही चला जाएगा और बाकी हमारी जो आवाम को उसके बारे में नहीं सोचा जाएगा? जी, आईएमएफ का इशू ये है कि आईएमएफ का जो 9th रिव्यू है वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा, और 9th रिव्यू कंप्लीट होगा तो फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। अब इसमें ये है कि जो सबसे ज़्यादा रुकावट आईएमएफ के साथ आई हुई थी वो ये थी कि हमारे सिर्फ आईएमएफ से लोन नहीं होता, जब आईएमएफ से लोन होता है तो फिर दूसरे जो लेंडर्स हैं वो भी लोन दे देते हैं। हर कंट्री जो आईएमएफ से डील कर लेता है फिर दूसरे लेंडर भी उसको ईजीली लोन दे देते हैं। हमारे केस में आईएमएफ ने ये कंडीशन लगा दी थी कि जो दूसरे लेंडर्स हैं वो लिख के दे दें कि ये पाकिस्तान को जो है वो लोन मिल जाएगा। इनको सॉवरन गारंटीज कह सकते हैं जो एक्सटर्नल लेंडर्स हैं। अब पाकिस्तान के केस में सिर्फ $2 बिलियन की एक जो है वो शॉर्टेज आईएमएफ की तरफ से थी कि जी ये अगर आ जाए तो फिर एसएलए हो जाएगा, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। अब इस केस में पाकिस्तान ने दोनों तरीकों से तैयारी की है कि आईएमएफ अगर ऑन बोर्ड होता है तो फिर तो इजी हो जाएगा क्योंकि फाइनेंसिंग मिल जाएगी। इजी इन अ केस के गवर्नमेंट को रन करना और डिफॉल्ट का खतरा टल जाएगा। लेकिन अगर आईएमएफ ऑन बोर्ड नहीं भी होता तो फिर भी पाकिस्तान को सिर्फ $5 बिलियन चाहिए दिसंबर तक। सही। और $5 बिलियन के लिए फिर इनके पास इन्होंने प्लान बी में वर्किंग करके रखी हुई है। तो दोनों केसेस में गुड न्यूज़ ये है कि अगर आईएमएफ ऑन बोर्ड नहीं होता तो फिर इनको दूसरे जो इदारे हैं उनसे लोन लेना पड़ेगा और $5 बिलियन का लोन होगा वो। और अगर आईएमएफ से हो जाता है तो फिर जो है वो दूसरे इदारे भी साथ ही लोन दे देते होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि बजट डेफिनेटली आईएमएफ के साए में बनाया गया था, तो लेकिन उसके बावजूद इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखना है। मैं आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जो से ये अर्ज़ कर दूं, पूरी नेशन को बता दूं कि दूध के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा। खुदारा दूध की कीमत जुलाई से ना बढ़ाइएगा। सब्जियों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, इसकी कीमत ना बढ़ाइएगा। आटे के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, उसकी कीमत ना बढ़ाइएगा। दालें जो पाकिस्तान में ही बनती हैं उन पर कोई टैक्स नहीं है। गंदम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया गवर्नमेंट ने। तो इसको बजट को जवाब बना के मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपनी बिजनेस कम्युनिटी से कि गरीब का ख्याल करें, उन पे टैक्सेस नहीं लगे, आप उनकी कीमतें ना बढ़ाइएगा। लेकिन इस बारे में सोचा नहीं ना जाएगा। जैसे ही बजट आता है लोग अपनी जो है बिजनेस को बढ़ाने के लिए फिर कीमतें भी बढ़ा देते हैं। जी बिल्कुल। ईद एक हमारी नेशन की ना कुछ डायनामिक्स हैं, अगर हम उसको देखें। ईद का मौका जो है वो बिजनेस कम्युनिटी प्राइस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। दोनों ईदों का मौका जो है बजट को जो है वो प्राइस बढ़ाने के लिए चीज़ों की इस्तेमाल किया जाता है। और ये कौम सेलिब्रेट कर रही होती है चीज़ों को, लेकिन वो उसको जस्टिफिकेशन बना लेती है बिजनेस कम्युनिटी कि जी ये एक मौका है। अब देखें जो टेलर्स होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, वो कीमतें रमजान में बढ़ाते हैं फिर उसको नीचे नहीं लेके आते। रमजान में तो ठीक है डिमांड ज़्यादा हुई होती है, उस वजह से कीमत बढ़ती है, लेकिन उसको फिर वो नीचे नहीं लेके आते, वो बस उसी को फिर कंटिन्यू करते हैं। अब कल के बजट में एक चीज़ ये है कि जो महंगाई इसको आम आदमी के लिए जो कहते हैं वो 21% है। इस वक्त महंगाई 40-41% के करीब थी। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर लोकल प्रोड्यूस की कीमतें ना बढ़ाई जाएं, उनको कंट्रोल कर लिया जाए। और इंपोर्ट में जैसे यूसुफ साहब ने बताया है कि ऑयल के ऊपर सेल टैक्स का मतलब ये कि कुकिंग ऑयल की कीमत कम हो जाएगी, ये गुड न्यूज़ है।
इसी तरह जो सैलरीड क्लास है गवर्नमेंट के रिलेटेड, उन्होंने 35% ग्रेड 1 से 16 की बढ़ाई हैं, 30% जो है वो 17 to 22 ग्रेड की बढ़ाई हैं। तो मैं अगेन प्राइवेट सेक्टर के तमाम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा, वैसे बनती तो ज़्यादा हैं, 50% बढ़ानी चाहिए क्योंकि सैलरीड क्लास क्रश हुई है पाकिस्तान में। तो अगर वो आप अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरीज 50% नहीं बढ़ा सकते तो एटलीस्ट 35% ज़रूर बढ़ाएं। प्राइवेट सेक्टर जो है वो कम से कम गवर्नमेंट को कॉरस्पॉन्ड तो करे। ये सपोर्ट हो जाएगी उन लोगों के लिए जो सैलरीड क्लास है, क्योंकि करेंसी डिवेल्यूएशन के बाद उनकी अर्निंग जो है 1/3 कम हो गई है और चीज़ों की कीमतें 40% बढ़ी हुई हैं। तो वो लोग किसी से, मतलब आप ये देखें कि वो किससे कहें, वो कह भी नहीं सकते और मैनेज करना भी उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए। बजट में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है, सैलरी बढ़ाई है। प्राइवेट तबका जो है वो उसमें ज़्यादा लोग काम करते हैं गवर्नमेंट की निस्बत, तो उनको भी सैलरी बढ़ानी चाहिए अपने एम्प्लॉइज़ की, एटलीस्ट 35% बढ़ानी चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इससे मज़ीद महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी या कोई कमी आपको लग रहा है कि इस बजट से होगी? जी, एक तो सच्ची बात यह है कि हमारा जो कॉरपोरेट कम्युनिटी है ना, वो इसको मौका समझते हैं और ये बढ़ाते होते हैं 1 जुलाई से कि जी नया बजट आया है जी, महंगाई हुई है जी। तो मैंने पहले ही अर्ज कर दिया कि कोई लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर कोई टैक्स नहीं है तो ना बढ़ाएं। एक तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उन पे अपना प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म जो है उसको एक्टिव करें और लोकल प्रोड्यूस या लोकल प्रोडक्ट की कीमतें ना बढ़ाने दें। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक टैक्सेस हैं, कॉरपोरेट सेक्टर पे कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। मतलब ये एक है, टैक्सेस का जो ओवरऑल टारगेट रखा गया 9,200 अरब है, थोड़ा सा एम्बिशियस है, लेकिन डेफिनेटली अगर इससे कम दिखाया जाता तो फिर IMF के साथ एग्रीमेंट के जो है उसमें ले दे ज़्यादा होनी थी। अब उसमें थोड़ा सा बढ़ाया भी जा सकता था। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त फिर भी आज के हालात में भी एक तबका है जो अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा है, वो तबका है जिसने सिर्फ डिपॉजिट में बैंकों में पैसा रखा हुआ है। क्योंकि आप देखें इस वक्त बैंक पे प्रॉफिट की शरह जो 20-21% है जी। तो लोगों ने फिर क्या किया कि अपनी सेविंग जो है बैंकों में डिपॉजिट की हुई है और उसमें उनको प्रॉफिट मिल रहा है। अच्छा, अब देखें तो मार्कअप जो है ना, पाकिस्तान इस वक्त 7,000 अरब से ज्यादा इस साल मार्कअप देगा। ये वही है जो डिपॉजिट के ऊपर गवर्नमेंट ने देना है डिपॉजिट होल्डर्स को। तो उन पे अगर एक फिक्स टैक्सेशन मिनिमम 10% भी लगा दी जाती ना तो 700 अरब रुपए इजाफी कलेक्ट हो सकता था। ये मिस हो गया है मेरा ख्याल है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, इसको देखा जा सकता है। दूसरा ये है कि कंपनीज जो है ना वो कंपनी डिफरेंट होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, लिस्टेड कंपनी होती है, कंपनी के लेवल होते हैं। यानी छोटी कंपनीज भी होती हैं और बहुत बड़ी कंपनीज भी होती हैं। कंपनीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है। छोटी कंपनीज के लिए टैक्स के रेट और होते हैं, बड़ी और सबसे बड़ी कंपनीज के लिए और होते हैं। तो अगर कंपनी में भी जो कि नहीं है पाकिस्तान में, तो अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कर लेती तो तकरीबन 600-650 अरब रुपए इजाफी मिल सकता था। अगर ये 2 स्टेप ही गवर्नमेंट कर लेती तो तकरीबन 10,000 अरब से ऊपर का रेवेन्यू होता। और मेरा ख्याल है कि IMF के साथ जो एग्रीमेंट है उसमें ये एक बहुत बड़ी लेवरेज और बार्गेनिंग पोजीशन होती गवर्नमेंट की। बट 9,200 अरब बहुत सारा इसमें एक एम्बिशियस टारगेट लग रहा है। होपफुली अल्लाह करे ये अगर अचीव हो जाए तो हालात काफ़ी डिफरेंट हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि कल मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब की सुन रहा था प्रेस आफ्टर द बजट जो प्रेस टॉक थी, उसमें बता रहे कि 3,000 ट्रिलियन के एसेट्स हैं गवर्नमेंट के। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर IMF से नहीं होता तो हमारे पास और ऑप्शन है। मतलब उनका ये था कि जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं उनको प्लेज करके किसी भी और लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से फाइनेंस अवेलेबल हो सकता है। मतलब IMF के पास नहीं जी, अगर विल हो तो हो भी सकता है। ठीक है। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं, जिस तरह एजुकेशन के हवाले से जो है हम बात कर लें तो उसमें बहुत कम जो है वो मुख्तस किया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? सेहत के हवाले से भी अगर, क्योंकि ये तो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, मैं समझती हूँ इसके ऊपर तो ज़्यादा काम होना चाहिए था। देखें, मैं कुछ लास्ट वीक में ना मैं PTV पे बैठा हुआ था प्री बजट डिस्कशन में, वहाँ पर मैंने सजेशन दी थी कि एजुकेशन और हेल्थ ये 2 ऐसे सेक्टर हैं जिस पर गवर्नमेंट को ना अपनी अटेंशन फोकस करनी चाहिए और इसमें ना अपना शेयर बढ़ाना चाहिए। लेकिन अनलकली गवर्नमेंट ने जो इस दफ़ा जो बजट में एलोकेट की हेल्थ के लिए, मैं उसको अभी सुबह कैलकुलेट कर रहा था, तो अगर आप पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 23 करोड़ भी लगाते हैं और उस अपने बजट को डिवाइड करते हैं तो एक बंदे के हिस्से में 118 रुपये 1 साल की गवर्नमेंट ने वक्फ की हैं इस बजट में हेल्थ पर। तो 118 रुपये, जस्ट 118 रुपये, और वो भी 1 साल के लिए। तो अगर हम इसको देखे चलें, फॉर एग्जांपल 50% पॉपुलेशन भी मतलब मेडिकेट होती है, हेल्थ में जाती है, तो 118 डबल हो जाएगा, 236 हो जाएगा। अब 236 रुपये आपने एक बंदे के लिए 1 साल के लिए बजट में रखे हैं,
तो ये एक बहुत अजीब मतलब कम अमाउंट है जो हेल्थ के लिए पर्टिकुलरली। हाँ, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं हमारे हॉस्पिटल्स की जो हालत है, फिर हमारे यहाँ पर हम ओवरऑल जनूबी पंजाब में भी बात करें, आप पंजाब में भी चले जाएं तो मतलब आपको सेहत के हवाले से तो बहुत सारे मसाइल नजर आते हैं। हाँ, बहुत सारे तो काम करने की जरूरत है, जिन पे बेहतरी लाने की जरूरत है। जी एग्जैक्टली। और उस पर बड़ी बात यह है कि जो मेडिकेशन है वो बहुत महंगी है। हाँ जी, मेडिसिन इतनी महंगी बहुत है। महंगी है। अब इस दफा फार्मास्यूटिकल को रिलीफ दिया गया, लेकिन अब उस पर वो कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये भी कह रहे थे कि अब फार्मास्यूटिकल को दे दिया रिलीफ, तो अब उनको चाहिए कि वो भी गवर्नमेंट के साथ बार बार निगोसिएशन या बहस या स्ट्राइक्स वगैरह ना करें और अपने आप को कैरी ऑन करें। तो आप देखें पिछले 2-2.5 सालों में 1.5-2 सालों में मेडिसिन इतनी ज्यादा महंगी हुई, ऑलमोस्ट शायद डबल से भी ज्यादा चली गई। अभी हम ये देखें कि जो आपको हॉस्पिटल से मेडिसिन नहीं मिल रही है, अगर आप बाहर से जाकर परचेज करते हैं तो आप अगर हॉस्पिटल में बाहर से अगर परचेज करें वो आपको डबल ट्रिपल उस पे आपको रेट पे मिल रही होती है। एग्जैक्टली। इवन कि हम अगर शुगर के पेशेंट्स की बात कर लें तो बेचारे उनके लिए तो इंसुलिन जो है वो बहुत ज्यादा, उनको चलो हॉस्पिटल की तरफ से एक फैसिलिटी है, अगर वो बाहर से परचेज करते हैं तो उनको महंगी पड़ जाती है, लेकिन अगर हम अपने सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां पर भी मुयसर नहीं है। तो ये तो हालात हैं। हाँ, हम जिस सोसाइटी का हिस्से हैं वहाँ पर मेडिसिन बिल्कुल खाने की डोज की तरह, खाने की तरह ही ली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही और जैसे जैसे थोड़ा एज आप 40-50 प्लस हो जाते हैं तो फिर खाने के साथ मेडिकेशन इतनी कंपलसरी हो जाती है जैसे आपके लिए फूड कंपलसरी हो जाता है। सो बहरहाल ये गवर्नमेंट का प्लान था, गवर्नमेंट के लिए कोई 100 तरह के मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से वो इसको नहीं एलोकेट कर सके। बाकी दूसरा आपने क्वेश्चन एजुकेशन का किया था, सो वंस अगेन इस दफा भी एजुकेशन कम रहा। अब मैं पिछले 2-3 साल से ना बजट पर कंसेक्यूटिव ये इस तरह के इवेंट्स कर रहा हूँ। मुझे याद है कि 2019 या 2020 का जब बजट था तो एट दैट टाइम गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज थे उनकी सैलरी सिर्फ 10% बढ़ाई गई थी और ऑलमोस्ट उसमें भी एजुकेशन का शेयर इतने परसेंटेज रखी गई थी जो अब रखी गई है। तो जो गवर्नमेंट की जो स्कूल कम्युनिटी थी उन्होंने अपना जो एग्रेशन था वो इस तरह से निकाला था कि गवर्नमेंट ने तालीम को तबाह कर दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। एक्चुअली थोड़ा सा वो 10% का जो परसेंटेज का जो इशू था वो भी साथ था, लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट ने 35% दे दिया या 30% दे दिया तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो गए खुश। अब उनको बाकी चीजों से कंसर्न नहीं रहा कि किस पे क्या जा रहा है, किस पे क्या जा रहा है। अब देखिए जैसे सर फरमा रहे थे कि एक ह्यूज मतलब क्लास ऐसी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अब वो तो सब खुश हो गए। अब देखें आप सोशल मीडिया पे देखें 35 का जो आपको स्टेटस नजर आते हैं, तो अभी तो इमीडिएट वो खुश हो गए। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले कुछ माह में नजर आ जाएगा। 2019 में इमरान खान की गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही बजट दिया था, इतने सारे टैक्सेस खत्म कर दिए थे और मैं परेशान हो गया था कि गवर्नमेंट ने इतने सारे टैक्सेस खत्म कर दिए तो ये साल कैसे गुजरेगा। और जैसे ही कुछ अर्सा गुजरा तो फिर उनको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू वो मिनी बजट देना पड़ गया था। तो और अभी भी सर सुनने में आ रहा है कि जिस तरह अभी इलेक्शन हैं तो इलेक्शन के दौरान उन्होंने ये बजट पेश तो कर दिया है, तो इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे और अगर आइन के मुताबिक चलते हैं तो फिर हम फिर देखेंगे तो जो है वो मिनी बजट के लिए फिर हम मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाएंगे कि अच्छा अब एक और बजट आने वाला है और उसमें पता नहीं क्या क्या होगा। फिर यही पॉइंट ना मैं अपने लास्ट पीटीवी के शो में ये वाली बात करके आया था कि जब गवर्नमेंट जा रही होती है ना, जाते वक्त उसका बजट और तरह से होता है, जब पोजीशन लेती है, टेक ओवर करती है या उसको चार्ज मिलता है उस टाइम उसका बजट और तरह से होता है। अब यही नॉन लीग की हुकूमत थी जब 17 में ये गए थे, तो जब अपना आखिरी बजट देकर गए थे गालिबन को 17-18 में था शायद, तो उस टाइम इन्होंने 12 लाख की सैलरी पर सिर्फ 1000 रुपये टैक्स रखा था साल का। 12 लाख की सैलरी पर जस्ट 1000 टैक्स है। लेकिन चूंकि वो उनका टेन्योर खत्म हो चुका था, अब आने वाली गवर्नमेंट ने जैसे ही टैक्स का रेट बढ़ाए सारे चीखना शुरू हो गए कि पिछले अच्छे थे। यहाँ भी इज्जत वैसा हुआ क्योंकि इनका ये अब शायद इलेक्शन हो जाए और इसलिए ये लोग जाते जाते रिलैक्स करके जा रहे हैं। अच्छा एक और भी मतलब मैं कल से देख रहा था उसमें डिफरेंट चैनल्स पर कि अब यहाँ पर पीपल्स पार्टी अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है कि ये हमारी सजेशन थी कि 50% दिया जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, वही एटन में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, बात हो रही थी हमारी एजुकेशन के हवाले से कि एजुकेशन के हवाले से जो बजट मुख्तस किया गया है। अच्छा, जिस तरह स्टूडेंट्स के हवाले से कहा गया कि लैपटॉप्स जो हैं वो उनको दिए जाएंगे और उसके बाद जो है हम अगर देखा जाए तो हम लोगों को इस टाइम जो हमारे मुल्क में इतनी महंगाई है, बेरोज़गारी है, कुछ इस तरह का बजट दिया जाता कि जिसमें नौजवानों के हवाले से कुछ अच्छा आता। मुझे आप क्या समझते हैं, लैपटॉप इज़ इनफ ना, इससे ठीक है? देखिए, लैपटॉप एक अच्छी स्कीम है, जिसको जरूरत पड़ती है, जो यूज करता है उसके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग होती है। जब हमें पीएचडी में ये लैपटॉप मिले थे हम लोग बड़े खुश हो गए थे कि ये हमारी रिसर्च का एक इसेंशियल पार्ट था और हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया। अच्छा, उस टाइम भी इनकी हुकूमत थी जब हमें पीएचडी में ना ये लैपटॉप मिला थे।
लेकिन उसमें ना थोड़ा फिर ये ना हो कि आप सबको एक ही जैसा बांट दें। अब जो फॉर एग्जांपल एक जो जिसने एमए सराइकी कर रहा था उसको भी लैपटॉप मिल गया, और जो पीएचडी कर रहा था उसको भी लैपटॉप मिल गया। अब जिसने एमए सराइकी कर रहा था या एमए इस्लामियात कर रहा था उसके लिए एक एडिशनल प्रोडक्ट थी। और आप लोग अगर उन डेज का डाटा उठाकर देखें तो जो 70% 60% जो लैपटॉप्स है वो मार्केट में सेल आउट हो गए थे। OLX पर उसकी ऐड लग जाती थी कि बेच देना होता है। तो अब अभी उसके यही हुआ ना कि हाँ। अच्छा लोगों ने कुछ बेच दिया, बेच उनके हमारे दिया, हाँ। इस्तेमाल के नहीं है। ऑलरेडी जिनके पास लैपटॉप थे उन्होंने कहा कि हमने क्या करना है इनका। तो राइट नाउ गवर्नमेंट ये स्टेप करती है, एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि आजकल की जो मॉडर्न एजुकेशन है वो टेक्नोलॉजी के बगैर पूरी नहीं हाँ। होती। आप दे रहे हैं, दें, जरूर दें, लेकिन थोड़ा उसका मैकेनिज्म थोड़ा चेंज कर लें ताकि जो डिजर्विंग है उसको ज्यादा मिले। और अगर किसी नॉन डिजर्विंग के पास पहुंच जाएगा तो उसके लिए फजूल सा है, फिर मार्केट में वो हाफ प्राइसेस पर भी सेल हो रहे होते हैं। अच्छा, और दूसरी बात जो एजुकेशन में की गई वो कल के बजट में फिर ये भी था कि लैपटॉप स्कीम भी इंट्रोड्यूस की गई, टेक्निकल हैंड के हवाले से भी आईटी के हवाले से भी काफी। देखिए आज भी पाकिस्तान में ना आईटी का बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। इतना एक्सपोजर आईटी में पड़ा हुआ, इतना एक्सपोजर आईटी में है कि बस अब हमें कोई अच्छा, कोई सूटेबल, कोई शेल्टर चाहिए, कोई अम्ब्रेला चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जिसको बेस बनाकर हम आगे चल सकें। जैसे माजी में हुकूमतें करती आई हैं, इसको भी ऐसे बढ़ाना चाहिए। जैसे कल के उन्होंने उसको रिलैक्सेशन भी आई थिंक फ्रीलांसर्स को कोई दी है। जी बिल्कुल, इस पे मजीद हम बात करते हैं। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही अड्डन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, जिस तरह आप एजुकेशन पे बात करें थे, आईटी के हवाले से भी, फिर हम अगर बात कर लें जिस तरह अभी बिजली के हवाले से भी उन पर जो है वो कहा गया, उस पर भी अभी टैक्सेस आएंगे, मजीद और बर्डन जो है अवाम पर डाला जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी हाँ, कौम देख रही थी कि मजीद बिजली तो नहीं गिराई जाएगी उनके ऊपर। तो अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमें देखना है कि IMF के लिए अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब जैसे कह रहे थे कि हमारी पहली प्रायोरिटी IMF ही है। डेफिनेटने क्योंकि मैंने जैसे अर्ज किया कि IMF के साथ ही बाकी इदारे भी देख रहे होते हैं कि अगर IMF आता है तो फिर वो हेल्प करते हैं। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस तो पहले से IMF के प्रोग्राम में एग्रीमेंट्स हमारे हुए हैं। पेट्रोल की प्राइसेस का भी हमारा एग्रीमेंट हुआ है। इवन PDL लगाई जा रही है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो 50 रुपीज़ से 55 रुपीज़ करने की बात है। लेकिन ये पहले से IMF के एग्रीमेंट का हिस्सा है, बजट से पहले ही ये हो चुका है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई है। तो मेरा ये ख्याल है कि 21% महंगाई भी एक हायर साइड है। आप देखें जो स्टेबल इकोनॉमीज़ होती हैं उनमें महंगाई लेस देन 5% होनी चाहिए, होती है। तो 21% हायर साइड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी बहुत सारी वजूहत और भी हैं पाकिस्तान में IMF के अलावा। कि एक तो IMF है जो कि महंगाई उसकी वजह से होती है, इसके अलावा पाकिस्तान की अपनी जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है जिसमें फ्लड्स हैं, जिसमें पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फिर इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन ईयर में आपको पता होता है कि इंस्टेबिलिटी थोड़ी और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, और पाकिस्तान जैसी पोलराइज सोसाइटी में तो बाज़ औक़ात फिर इलेक्शन होते होते कुछ और हो जाता होता है। तो अल्लाह करे इलेक्शन हो, डेमोक्रेसी स्टेबलाइज हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। मेरा ये ख्याल है कि ये बजट में जो टफ डिसीजन है सारे नहीं लिए गए क्योंकि इलेक्शन ईयर था। अगर मजीद लिए जाते, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया, तो मेरे ख्याल है 2-1 हज़ार अरब रुपए के टैक्सेशन जो प्रिविलेज क्लास है उनकी तरफ लगाए जा सकते थे, जो नहीं लगाए गए। एक और चीज़ जो मिस हुई, जो गरीब और आम आदमी के लिए थी, मैं ये समझता था कि जो टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट है सैलरी क्लास की, वो 12 लाख कर देनी चाहिए थी। हाँ। 1 लाख रुपए अगर किसी की सैलरी है तो उस पर कोई टैक्स ना हो, लेकिन वो नहीं किया। हाँ, ये है कि वो 30-35% इंक्रीज़ कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो है वो IT, फ्रीलांसर्स, ई-कॉमर्स और जो वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ हैं कि उनका जो है इनकम उस पर पहले भी वो सब्सिडाइज थी, अभी भी सब्सिडी कंटिन्यू है। फिर जो IT रिलेटेड इंपोर्ट्स हैं उनको भी सब्सिडाइज किया गया है। एक्सपर्ट्स के लिए गुड न्यूज़ हैं, वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि उनको एक तो टैक्स में सब्सिडी दी गई है, फिर उनके लिए कोई पासपोर्ट, क्विक एक्सेस टू दी एम्बेसीज, इसी तरह उनकी प्रोसेसिंग, और उनको थोड़ी सी प्रिविलेजेस दी गई हैं जो कि डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियंस को कैटेगरी वाला पासपोर्ट उनके लिए होगा। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि $30 बिलियन जो है वो उसका टारगेट रखा गया है कि वो फॉरेन रेमिटेंस मिलेगी, वो पाकिस्तानी जो बाहर काम करते हैं वो भेजेंगे, और बल्कि $33 बिलियन है। आपका एक्सपोर्ट का टारगेट 30 है
जो मैं कल सुन रहा था गौहर साहब जो FPCCI वाले हैं, वो ये कह रहे थे कि हम थैंकफुल हैं कि टेक्सटाइल को थोड़ी सी सब्सिडी मिली है। अच्छा सर, इस हवाले से बात करेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नूरीन साहिबा बात करें। जी जी, कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बड़ी हजरत की आपसे बात करनी है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये किसानों के लिए क्या बजट में कोई खास चीज पेश की गई है, हमें तो समझ नहीं आया। अच्छा, किसानों के हवाले से बात करना चाह रहे हैं आप? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, किसानों के हवाले से कह रही हूँ, समझ नहीं आए उनको कि जी, किसानों को किस तरह बजट ये होता है कि फौरन समझ नहीं आता, लेकिन फॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इस दफ़ा वो प्रायोरिटी पे था। जो मैं IT बता रहा था, IT से भी ज़्यादा है, बल्कि 2000 बिलियन की जो पैकेज है वो एग्रीकल्चर के लिए दिया गया है, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर है, जिसमें खाद पे, इलेक्ट्रिसिटी पे और फ्यूल पे सब्सिडी है एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इस बजट में गुड न्यूज़ है, उनके लिए अच्छा बड़ा पैकेज है। तो होपफुली कि वो इसको इस तरह यूटिलाइज भी कर सकेंगे, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे जाते हुए वो जिस तरह का प्लान होता है, अगर उस तरह एग्जीक्यूट ना हो तो पूरा बेनिफिट ट्रांसफर नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बैकबोन है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। बिल्कुल ऐसे हमारा जो एग्रेरियन है, हमारा जो किसान है, वो हर तरह के हालात में परफॉर्म करता रहा है। तो अगर इस दफ़ा उसके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ हैं तो एज इट इज़ उनको ये बेनिफिट ट्रांसफ़र होना चाहिए। गवर्नमेंट को मेक श्योर करना चाहिए सो दैट कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इस वक्त एक कुशन भी इंटरनेशनली क्रिएट हुआ है, क्योंकि दुनिया के जो दो बड़े एग्री कंट्रीज़ हैं, रशिया और यूक्रेन, वो आपस में वार की कंडीशन में और फूड सप्लाई 40% दुनिया सारी को वो करते थे। तो एक मार्जिन भी क्रिएट हो रहा है कि अगर हम एग्रीकल्चर को थोड़ा सा सब्सिडाइज करते हैं और प्रमोट करते हैं तो हमें एग्री प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए एक बड़ी मार्केट है जो ऑलरेडी एक एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट हुई है। तो ये राइट टाइम था और ये मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट की स्टेप को कि एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने सब्सिडी और एक स्कीम जो है वो की है। तो किसान के लिए अच्छी खबर है बजट में। हाँ, किसान की वजह से थोड़ा रिलीफ जो है वो मिला है। ठीक है। अच्छा जी, बात कर रहे थे हम दूसरे ओवरऑल उस पर एनर्जी के हवाले से भी बात हो रही थी। जी हाँ, तो एनर्जी का बेसिकली जो है वो डेफिनेटली वो IMF से रिलेटेड है, तो वो उसकी तो थोड़ी सी प्राइस बढ़ेगी बिजली के जो है। और बिजली के अब की और प्रिपेयर हो जाएंगे जी इजाफा और जो है वो आपको देखने को मिलेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है उसमें थोड़ी सी एक होपफुल सिचुएशन है। रशिया से जो हमारी ऑयल इंपोर्ट और गैस के एग्रीमेंट्स हो गए हैं, तो उसमें होपफुल रहना चाहिए कि वो बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा आम आदमी को। अगर पेट्रोल में उनको जो भी बेनिफिट वहाँ से मिलता है वो आम आदमी को ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस अगर कम हो जाएगी तो टैक्सेस तो वही रहेंगे, बट क्योंकि कॉस्ट पेट्रोल की कम है तो उसका बेनिफिट ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो पेट्रोल में एक होपफुल रहना चाहिए कि प्राइस कम होगी आने वाले दिनों में। और बाकी कॉरपोरेट सेक्टर के साथ साथ एग्री, IT, इनके लिए, पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं उनके लिए और जो पेंशनर्स हैं उनके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए इसमें तो एक होप है, इस बजट में एक होप है। ओवरऑल सब चीज़ों को हम मिला के अगर बात करें तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा या नहीं इस पूरे बजट को देखते हुए? 0.29% ग्रोथ रेट है पाकिस्तान का इस साल का, जो जून में क्लोज होगा। 3.5% जो है वो डार साहब ने टारगेट रखा है कि 3.5, अगर ये 3.5% होता है तो इसका मतलब ये है कि जो पिछला साल है उसकी निस्बत इकानमी ग्रो करेगी। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि हालात, जो फिस्कल स्पेस है गवर्नमेंट के पास, जो मैं पहले सारे स्टेप कम है, तो 3.5 थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस लग रहा है। मेरा ख्याल है कि 3% तक भी अचीव हो जाए तो पिछले साल के, क्योंकि सबसे टफ ईयर था ये जो 2022 था। देखा कि उसमें महंगाई भी बहुत है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पाकिस्तान ओवरऑल हम बात करें तो ये पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा, खुशहाली की तरफ? देखें, बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आया था और उसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे उन्होंने अपनी उस पर भी डिस्कशन की थी, उस पर भी मीडिया ब्रीफिंग आई थी। तो उस ब्रीफिंग में उन्होंने कई सारी चीज़ें एक्सेप्ट की थी कि ना पिछले साल जो गुजरा है उसमें फेलियर रही हैं। और उसमें एक बात बड़ी अलार्मिंग थी कि ऑन मीडिया उन्होंने कहा कि स्मगलिंग हुई है। तो यानी एक सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर इज एक्सेप्टिंग कि ये मामलात हुए हैं। तो अगर हम उसको कंट्रोल कर लेंगे तो हम अपने ये जो गोल्स इस दफ़ा रखे गए 3 पॉइंट समथिंग % वाले ग्रोथ वाले, तो ये शायद हम अचीव कर पाएंगे।
तो अगर आप एक इकोनॉमिक सर्वे को देखें, उसमें कई सारी चीज़ें नेगेटिव भी रही हैं, डिक्रीज की तरफ भी रही हैं। जैसे उसमें ग्रोथ रही नहीं थी, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व भी कम हुए, और जो डॉलर का रेट था वो भी मतलब प्रॉब्लम में रहा। तो इन 2 दिनों की डिस्कशन में ना थोड़ा सा कई सारी चीज़ों में ना तजाद था। बहरहाल एक चीज़ में हम एक दिन पहले हम बता रहे हैं कि हमारी ग्रोथ नहीं हुई, अगले दिन हम एक ग्रोथ का बड़ा ह्यूज टारगेट रख रहे हैं। तो हम तो एक न्यूट्रल से पर्सन है, न्यूट्रल एनालिस्ट हैं, और हमारी तो दुआ होती है, हमारी तमन्ना होती है कि हमारा जो इकॉनमी है ये आगे की तरफ जाए। और इस सिचुएशन में जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो पूरे का पूरा सिस्टम ग्रो करता होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता। फिर ये सारे जो हार्मफुल प्रेशर्स होते हैं ये भी नहीं आते होते। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह फ्यूचर में बेहतरी आएगी, और बेहतरी आनी भी चाहिए। और वैसे भी होप फॉर द बेस्ट कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम जाते हैं तो चले, हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाते, हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ चले जाना चाहिए। तो किसी एक एलिमेंट को अगर हम स्टेबल कर लें तो दूसरा एलिमेंट ऑटोमेटिकली स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे, जैसे हमारे करंटली इश्यूज चल रहे हैं। और दूसरा, एक सर ने भी अभी बिजनेस कम्युनिटी के साथ अपना पैगाम दिया, मैं भी यही देना चाहूँगा। अब देखें, जिन अशिया की चीज़ें कल बजट में बढ़ी हैं तो बिजनेस कम्युनिटी ने आज से उसका रेट बढ़ा दिया, और जिन चीज़ों की चीज़ें कम हुई हैं उन्होंने कहा नहीं जी बजट तो 1 जुलाई से शुरू होता है। तो ये भी एक बिजनेस कम्युनिटी को कुछ हद तक फोकस करना चाहिए कि जिस चीज़ का इम्पैक्ट 1 जुलाई के बाद आना था इंक्रीज का, वो आज से कर दिया, और जो डिक्रीज का इम्पैक्ट आना था वो कहते नहीं जी हमारे पास माल पुराना परचेज किया हुआ पड़ा, हम नहीं ये वाली फैसिलिटी दे सकते। तो मतलब ये किसी एक पर्सन का काम नहीं होता, जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, सबको मिलकर अपने अपने हिस्से का रोल प्ले करना होता है, फिर जाकर हम किसी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। खाली अकेली गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, अकेली बिजनेस कम्युनिटी भी कुछ नहीं कर सकती, अकेले जो एजुकेशनिस्ट या मीडिया पर्सन होते हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते, जब तक इनके अंदर कोऑर्डिनेशन ना हो। सही। अच्छा, इसके साथ हम अगर बात करें कि इंडस्ट्रीज के हवाले से, कि जिस तरह सनतकारों के भी रद्द अमल जो है वो सामने नज़र आया है, आप क्या कहेंगे ये जो हमारी सनतें हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको कितना फ़ायदा होगा? देखें, जो कल का बजट था उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी रखी गई हैं। अब जो सनतकार के लिए जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो यही है कि जो हमारा फॉरेन डॉलर का जो रेट है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, डॉलर इनस्टेबल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा, उनके जो पिछले कुछ क्वार्टर में उनके जो लेटर ऑफ क्रेडिट के इश्यूज रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के, वो बहुत मसला क्रिएट हुआ। और तीसरी बात ये भी होता है कि जो डॉलर का रेट स्टेट बैंक कुछ और कह रहा होता है, मार्केट से कुछ और मिल रहा होता है। और ये ऐसे मतलब देखें, अब स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में डॉलर का एक रेट फॉर एग्जांपल 276 या समथिंग को चल रहा है, और प्रैक्टिकली मार्केट में जो उससे 20-25 रुपए का डिफरेंस होता है। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, वो तो उस रेट पर कैलकुलेट करेगा जितने को उसको डॉलर मिल रहा है। लेकिन अब गवर्नमेंट किस चीज को बेस बनाएगी? गवर्नमेंट तो अपने स्टेट बैंक वाले रेट को बेस बनाएगी। तो ये जो मिसमैच है ना डॉक्यूमेंट में और रियल मार्केट में, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है बेसिकली। बिल्कुल, इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं, और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सजाद है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने जब से होश संभाला है तकरीबन जितनी गवर्नमेंट आई ना, कितने बजट आए हैं, ये सिर्फ 2-3 दिन के लिए सस्ते होते हैं। जो भी चीज कर देते हैं 2-3, उसके बाद फिर चीजें महंगा क्यों हो जाता है? आवाम पे फिर सारा बोझ क्यों डाला जाता है? सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। जी बिल्कुल, ये उन्होंने वही बात की है जो मैं प्रोग्राम के शुरू में अर्ज कर रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बजट को एज ए नेशन हमारी बिजनेस कम्युनिटी ने ना एक जवाब या बहाना बनाया हुआ है महंगाई को बढ़ाने का। तो इसमें एज ए नेशन हमारा भी रोल बनता है, और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को एक्टिव रखें। और जो लोग हैं हम एज ए नेशन, वो भी जैसे मैंने अर्ज कर दिया, चीज़ें सारी मैंने बता दी हैं कि इन चीज़ों पे कोई टैक्स नहीं है, इनकी प्राइसेस अगर वो बढ़ा रहे हैं तो उसको रिपोर्ट करें। तो एक एंगल तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि वो चीज़ें जिन पे टैक्सेस ऐड हुए होते हैं उनको डेफिनेटली अभी कुछ दिनों में ये जैसे प्रोग्राम्स मीडिया पे सारे होंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। जैसे मैं अब अर्ज कर देता हूँ, जो पैक्ड आइटम है ना, जो टेट्रा पैक पैकिंग में आते हैं, जैसे दूध है, खुश्क दूध है, इसी तरह जो ब्रांडेड लेदर गारमेंट्स हैं, इसी तरह जो बाकी पैक्ड आइटम्स हैं फूड से रिलेटेड, वो महंगे हुए हैं। जो खुले और खाने पीने की अशिया हैं जो लोकली प्रोड्यूस्ड हैं, जो इंपोर्ट नहीं हुई वो महंगी नहीं हुई, उनको उसी प्राइस पे आप डिमांड भी करें, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अश्योर करे कि वो आम आदमी तक उसी प्राइस से पहुंचे जो उनकी है। ये तो हम देखते हैं ना कि महंगाई तो है, लेकिन खुद साख्ता महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा है। ये खुद साख्ता काफी उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है।
और फिर अगर हम जिस तरह अपनी ग्रॉसरी वगैरह भी इवन की लेने जाते हैं तो अक्सर ये होता है कि आपको जो आपकी प्राइस हैं वो जो मेंशन की हुई होती हैं उससे डबल ही आपसे जो है वो रिसीव किया जा रहा होता है, वो भी टैक्स की मद में जो है वो आपको उसमें आपको भरना पड़ रहा होता है। अच्छा सर, ओवरऑल हम देखें तो टैक्सेस में भी इजाफा तो किया गया है, आप क्या समझते हैं टैक्सेस इस तरह से लगा देने से कितना मुल्क को फ़ायदा होगा, रेवेन्यू इकट्ठा हो सकेगा? रेवेन्यू 9,200 अरब का टारगेट है। अच्छा, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि गवर्नमेंट टैक्स नेट को जो बढ़ाने वाली एफर्ट है ना, उसको मुश्किल फैसला कहा जाता है। मतलब ऐसे बिजनेसेस जैसे रिटेलर्स हैं, जैसे एग्री का एरिया है जो बड़ा एरिया है, इसी तरह जो अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी का हिस्सा है, वो पोर्शन जो डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी तो जनरेट कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आया तो वो टैक्स भी नहीं दे रहा। तो फिर गवर्नमेंट के पास दूसरी ऑप्शन यही होती है कि एग्जिस्टिंग टैक्स नेट में जो लोग हैं उन पर टैक्स बढ़ा दिया जाए। नॉर्मली होता यह है कि टैक्स नेट को ब्रॉडन किया जाता है, जो लोग टैक्स नेट में पहले नहीं है उनको लाया जाता है, तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स नेट में है उन पर टैक्स का बर्डन फर्दर नहीं बढ़ता। अच्छा सर, अभी भी हम ये देखते हैं जिस तरह अभी जो है क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड के हवाले से भी बात की गई है कि उस पर भी टैक्स जो है वो लागू कर दिया गया है कि अगर आप 50,000 जो है वो आप निकलवाते हैं कैश, तो उसमें भी आपको जो है 300 समथिंग है, 0.6% है। अच्छा, इसमें बल्कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर ट्रांजैक्शन में दो इश्यूज हैं। एक तो ये ना कि गवर्नमेंट के पास डॉलर की शॉर्टेज है, तो जो फॉरेन पाकिस्तान में डॉलर भेज रहे हैं उनको तो इंसेंटिव दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान से जो डॉलर की पेमेंट बाहर जाएगी ना उसको टैक्सेशन ऐड कर दी गई है। इसमें एक मेरी रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि आगे इस पर डिबेट होनी है, तो कुछ बड़ी अनअवॉइडेबल पेमेंट्स होती हैं, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, ओ लेवल करते हैं, ए लेवल करते हैं, पाकिस्तानी बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, अच्छा वो भी क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे होते हैं। अच्छा, इस पे बात करते हैं, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, आबिद हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम जो उजरत इन्होंने बढ़ाई है, जो 25,000 रुपए रखी है इन्होंने, 25 से फिर 2,000 रुपए बढ़ा दी है कम से कम मजदूरी जो है। अब जो प्राइवेट स्कूल हैं या दूसरी जगह हैं उन पे अमल दरामद तो नहीं हो रहा। नेशनल रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले जिन्होंने गवर्नमेंट के स्कूल थे और टीचर्स को तनख्वाह वो 8-10 हजार रुपए दे रहे हैं तनख्वाहें, जबकि मतलब है गवर्नमेंट इस पे अमल दरामद कराने के लिए तो कोई रूल बनाए ना कि कम से कम उनको उजरत इतनी मिल सके। प्राइवेट सेक्टर में जहाँ भी आप जाएं 8,000 7,000 से लेके 10-12 हजार रुपए तक चलती है, तो उनके मतलब है कि फलाह के लिए और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कि उस पर अमल दरामद हो सके, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। तो इसमें क्या ये कर रहे हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, ये इसमें यह था कि 25,000 बेसिकली मिनिमम वेज थी, जो कैपिटल टेरिटरी में उन्होंने 32,000 की है। अच्छा, अब इसको प्रोविंसेस ने भी अडॉप्ट करना है 18th अमेंडमेंट के बाद, ये क्योंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया, तो इसमें प्रोविंस भी ऑलमोस्ट 30 to 32 कंसिडर कर रहे हैं। तो आम जो कम से कम वेज है वो 30,000 अगर हम करते हैं, तो इसमें इनकी बात बिल्कुल वैलिड है कि पाकिस्तान में क्योंकि गुर्बत है और फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो प्राइवेट सेक्टर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक गरीब आदमी जो कि वैसे ही मिनिमम वेज के स्लैब में फॉल कर रहा है, तो उसको एटलीस्ट वो 25,000 या 30,000 जरूर अश्योर करें। होता ये है कि उनसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन जो है वो 30,000 पे ही करवा लिया जाता है, पेमेंट उसको 15 या 20,000 कर दी जाती है, और अगर वो उस पर प्रोटेस्ट करता है तो उसको कहते हैं कि जी आप फारिग हैं, फिर दूसरा बंदा 18,000 ये प्राइवेट इदारों में ये एक्सप्लॉयटेशन है जो कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप इस चीज का एहसास करें कि वो 25,000 भी अगर लेके जाएगा तो आप 25,000 में भी आज की महंगाई में घर का बजट नहीं बना सकता, कोई भी नहीं बना सकता। तो इसलिए कोशिश करें कि जो मिनिमम तो आपका एक मन की आपकी ग्रॉसरी है जी, जो आपकी आप 10-15 हजार में घर की ग्रॉसरी ले आते थे, वो आपकी 25 या 35,000 में चली गई है। तो ये तो आप छोटा सा बजट कह रहे हैं ना घर का, तो बाकी जो आपके बिल्स आ गए, आपके बाकी एजुकेशन से आपके बहुत सारी आपकी जो मेरे ख्याल में घर के इश्यूज हैं, चीजें हैं, वो सारी आपकी आप एक 25,000 में नहीं पूरी कर सकते। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी देखिए, गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेज रेट का जो एनहेंसमेंट की है, तो ये एक गुड साइन था, गुड न्यूज़ थी। तो जब से मैंने ये वाली खबर सुनी तब से मेरे ज़हन में भी इस तरह की बातें ही आ रही थी कि 32,000 ये बेसिकली अनाउंसमेंट है या उन लोगों को मिलेगी जो गवर्नमेंट की टेरिटरी के अंदर हैं। एज फार एज दी प्राइवेट सेक्टर इज कंसर्न, तो वो उसके लिए सर्टन इश्यूज हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही है कि पाकिस्तान में जरा लॉ एंड ऑर्डर वीक है, तो उनको कौन जाकर चेक करे कि आपने वही सैलरी दी है या नहीं दी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दूसरा, अगर उस एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें ना, उसके लिए 100 तरह की बैरियर्स हैं। मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूं, चूंकि मैं एजुकेशन से भी मेरा कंसर्न है स्कूल एजुकेशन के साथ, तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करूं, सूबा पंजाब में कई सारे इदारे हैं जो पैफ के साथ एफिलिएटेड हैं।
अब पेफ जो है वो 600 कुछ रुपए एक बच्चे की फी आपको देता है इदारे को, जिससे उस 6 समथिंग में उस इदारे ने अपने पूरे एक्सपेंसेस मीट करने होते हैं। अब मुझे बताइए, एक स्कूल के फॉर एग्जांपल सपोज हैं जी 300 की तादाद है, उसको 1,80,000 पर मंथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको देगी एफिलिएशन का। अब 1,80,000 में से 40-50,000 उसका बिजली का बिल आ जाता है, अब बाकी बच गया 130,000। अब उस 130,000 में वो कितने टीचर को रखकर उसको मिनिमम वेज रेट के मुताबिक सैलरी दे। और ये जो पेफ का जो रेट है ये पिछले 8-10 साल से इंक्रीज नहीं हुआ। तो जो स्कूल पेफ के प्लेटफॉर्म से हैं वो एमडी पेफ साहब को कई दफा अपनी गुजारिशात पेश कर चुके हैं कि मार्केट में 100% इन्फ्लेशन आ चुकी हुई है, राइस आ चुका, तो अब ये वाले रेट भी बढ़ाएं। और बिल्कुल इस तरह से जो प्राइवेट एजुकेशन या प्राइवेट स्कूल्स हैं पाकिस्तान में, जो प्राइवेट स्कूलिंग है वो कैटेगराइज है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो मतलब 20,000 प्लस ड्यूज ले रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो मतलब 1,000, 1,500, 3,000 की रेंज में। अब उनको जाकर कैलकुलेट करके देखें तो उनके कॉस्टिंग के इशूज बहुत सारे हैं, उनके लॉ एंड ऑर्डर के इशूज बहुत सारे हैं। और हमारे यहाँ जो बात है ना, कई सारे जो लॉज हैं वो डॉक्यूमेंट में भी लॉ बन के रखे हुए हैं, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हैं या लेबर लॉ हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हैं, वुमेन प्रोटेक्शन के हैं, हरासमेंट, 100 तरह के लॉज हैं। हमने डॉक्यूमेंट्स बना के रखे हुए हैं। द प्रॉब्लम इज दैट कि उनकी एग्जीक्यूशन, उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं। ये हमारे मुल्क का अलमिया रहा है कि लॉ भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद आज तक नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। बजट के ऊपर बड़ी काफी डिटेल से बात हुई सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।